जब ये लड़का एक मशहूर परिवार की सबसे बड़ी प्रतिभा के खिलाफ द्वंद्व में उतरता है तो सभी को उम्मीद होती है कि वो बुरी तरह हार जाएगा, लेकिन इसके बजाय वो उसे पूरी तरह अपमानित कर देता है। लड़की अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीकों को एक के बाद एक इस्तेमाल करती है, सिर्फ उस पर एक वार करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देती है। लेकिन लियो उसके हर हमले को ऐसे आसानी से चकमा दे देता है जैसे वो स्लो मोशन में चल रही हो, और फिर सिर्फ एक वार से वो उसे पूरे एरिना के पार उड़ा देता है। वो सदमे में जमीन पर गिर पड़ती है, ये समझ ही नहीं पाती कि अभी क्या हुआ। कोई साधारण लड़का उसे इतनी आसानी से कैसे हरा सकता है। लेकिन लियो केवल उसकी ओर देखता है और शांत स्वर में कहता है, आजकल के बच्चे बहुत कमजोर हैं। फिर वो उसे उन वेट ब्रेसलेट्स में से एक फेंक देता है जिसे वो पूरी लड़ाई के दौरान पहने हुए था। जैसे ही वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है, उसकी बाहें तुरंत जवाब दे देती है। दोनों हाथों का इस्तेमाल करने पर भी वो उसका भयानक वजन नहीं संभाल पाती और दयनीय अवस्था में जमीन पर गिर पड़ती है। यही उनकी ताकत के बीच का असली अंतर था। उसी क्षण लड़की को एक डरावनी बात का एहसास होता है। शुरुआत से ही उसके पास उसके खिलाफ जीतने का कोई मौका नहीं था। लेकिन असली सवाल ये है कि ये राक्षस आखिर है कौन? दरअसल लियो प्लॉप कोई साधारण लड़का नहीं है। वो वास्तव में 5000 साल पहले का पुनर्जन्म लिया हुआ एक महान नायक है। वही व्यक्ति जिसने इतिहास के सबसे महान हीरोज पार्टी के साथ मिलकर कभी मानवता को बचाया था। वो एक बच्चे के रूप में जागता है, जबकि उसकी माँ उसे उन महान नायकों की कहानी पढ़ रही होती है जिन्होंने कभी दुनिया को बचाया था। लेकिन हमारे लड़के के लिए ये एक बड़ा झटका होता है कि उसका पिछला नाम केल कहीं भी उल्लेखित नहीं है, और ये बात उसे तुरंत क्रोधित कर देती है। वो समझ नहीं पाता कि उसके जैसा व्यक्ति इतिहास से कैसे मिटाया जा सकता है, इसलिए वो सच्चाई का पता लगाने का फैसला करता है। समय बीतने पर वो हीरोज के लिए एक रॉयल स्कूल में प्रवेश करता है, जहां बच्चों को मैजिक एकेडमी में जाने से पहले तैयार किया जाता है। लेकिन वहां की पढ़ाई उसे बेहद उबाऊ लगती है और उसके आसपास के सभी लोग उसे बेहद कमजोर महसूस होते हैं। केवल जब वो आखिरकार घर लौटता है तभी उसकी असली ट्रेनिंग शुरू होती है। जैसे ही वो बाहर कदम रखता है, एक महिला उस पर टूट पड़ती है और पूरी रफ्तार से उसकी ओर हमला करती है। लियो हालांकि चौंक जाता है, फिर भी अपनी तलवार से उसके वार को रोकने में सफल हो जाता है। उनकी बातचीत से साफ है कि ये पहली बार नहीं है जब दोनों की तलवारें टकराई हों। उनका एक साझा इतिहास है जहां ऐसे मुकाबले बिल्कुल असामान्य नहीं है। वो महिला इतने लंबे समय बाद उसके साथ स्पारिंग करने को लेकर उत्साहित है और घोषणा करती है कि लुमिना एकेडमी में जाने की अनुमति देने से पहले ये उसका अंतिम परीक्षण होगा। जैसा कि बाद में पता चलता है, ये शक्तिशाली महिला और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ है। अगले ही पल वो फिर से उसकी ओर झपटती है और उनकी तलवारें एक बार फिर टकराती है, जबकि लियो पहले ही उसका सामना करने में संघर्ष कर रहा होता है। उसकी माँ सहजता से कहती है कि उसने अभी तक अपनी पूरी ताकत का एक छोटा सा हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं किया है। वार पर वार होते रहते हैं और ये स्पार पहले से अधिक तीव्र होता जाता है। हालांकि अंततः लियो बाजी पलट देता है। उसकी असाधारण कौशल और तलवारबाजी में महारत उसे अपनी माँ पर भारी पड़ने की अनुमति देती है, जिससे वो आत्मसमर्पण करने पर मजबूर हो जाती है। महिला अपने बेटे की प्रतिभा और विकास को देखकर स्तब्ध रह जाती है। वो खड़ी होती है और नरम स्वर में उससे पूछती है कि वो लुमिना एकेडमी में जाने के लिए इतना दृढ़ क्यों है। कहानी आगे बढ़ने से पहले एकेडमी के बारे में थोड़ा संदर्भ जरूरी है। लुमिना एकेडमी मानव नायकों की एकेडमी 4 प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है जिनके पास हीरो रिकॉर्ड मौजूद है। उनमें से लियो को पूरा संदेह है कि लुमिना एकेडमी ही वो स्थान है जहां उसे अपने पिछले जीवन हीरो काइल से जुड़े अवशेष मिलने की सबसे अधिक संभावना है। इतने मजबूत कारण के साथ ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि एकेडमी में प्रवेश पाने के लिए लियो अपने निर्णय पर अडिग है। इसके बाद लियो की माँ उसे याद दिलाती है कि जर्डिंगर क्लैन के सदस्य इस समय डेलोन आए हुए हैं और वे प्लॉब मैंशन में ठहरेंगे। हालांकि उन्हें व्यक्तिगत रूप से उनके घर में रहना पसंद नहीं है, फिर भी उनके पास एक अनुरोध है। वो जर्डिंगर क्लैन के वाइस पेट्रियार्क जेज से बात करना चाहती है और उम्मीद करती है कि वो लियो को जर्डिंगर ऑरा टेक्निक सिखाने के लिए तैयार हो जाएंगे।
उनका मानना है कि इस टेक्निक की मदद से लियो अगले वर्ष लुमीना एकेडमी में प्रवेश पाने लायक मजबूत बन जाएगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनका बेटा इसी वर्ष एकेडमी में प्रवेश पाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उसके पास अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक और पूरा साल इंतजार करने का धैर्य नहीं है। कुछ समय बाद हम खुद को प्लॉब मैंशन में पाते हैं, जहां सीलिया जर्डिंगर को परिसर के अंदर लाया जा रहा है। जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकलती है, वो ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाती कि उसके चाचा ने ऐसी जगह ठहरने का फैसला क्यों किया, जबकि वो आसानी से अपने लिए पूरा का पूरा होटल किराए पर ले सकते थे। जैसा कि हम पहले से जानते हैं, वो सीलिया जर्डिंगर है, 15 वर्ष की जर्डिंगर क्लैन की एक स्वॉर्ड प्रिंसेस। उसका मुख्य ध्यान लुमीना एंट्रेंस एग्जाम पर है और उसे इस बात पर संदेह है कि प्लॉब्स जैसा छोटा परिवार उसकी तैयारी में किसी तरह की मदद कैसे कर सकता है। तभी उसके चाचा उसे आवाज देते हैं। वो और कोई नहीं बल्कि जर्डिंगर क्लैन के वाइस पेट्रियार्क जेस जर्डिंगर है। वो मजाकिया अंदाज में पूछते हैं कि क्या उसे लियो से मिलने की जरा भी उत्सुकता नहीं है, उसी लड़के से जिसने खुलेआम कहा था कि उसे जर्डिंगर क्लैन में कोई रुचि नहीं है। सीलिया शांत रहती है और कहती है कि यदि लियो सिर्फ एक ऐसा एस्पायरिंग नाइट है जो अभी तक ऑरा भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो उसकी नजर में वो शायद इतना प्रभावशाली नहीं होगा। हालांकि जेस उसकी राय से सहमत नहीं है। इसके विपरीत वो लियो की क्षमता को लेकर काफी आशावादी दिखाई देते हैं। जब वे मैंशन के अंदर प्रवेश करते हैं तो जेस आगे बढ़कर प्लॉब परिवार के मुखियाओं का अभिवादन करते हैं। वो परिवार के पेट्रियार्क दादे प्लॉब और उनकी पत्नी रीना प्लॉब के साथ सम्मान पूर्वक बातचीत करते हैं। दोनों मेजबान भी समान सम्मान के साथ उनका स्वागत करते हैं और जर्डिंगर परिवार को अपने घर में आने पर आदर पूर्वक स्वागत करते हैं। इसके बाद जेस औपचारिक रूप से सीलिया का परिचय रीना और दादे से कराते हैं। युवती भी तुरंत शिष्टाचार के साथ अपना परिचय देती है और उनके घर में ठहरने का अवसर देने के लिए आभार व्यक्त करती है। रीना आगे बढ़ती है और कुछ क्षणों तक सीलिया को ध्यान से देखती है। वो टिप्पणी करती है कि सीलिया अपने पिता और चाचा दोनों से रूपरंग और व्यवहार में काफी मिलती जुलती है। दूसरी ओर सीलिया रीना के आकर्षक काले बालों और लाल आंखों पर ध्यान देती है। उसे ये समझने में ज्यादा समय नहीं लगता कि रीना भी जर्डिंगर परिवार का हिस्सा है, जिसका अर्थ है कि वो सीलिया की बुआ है। बाद में जेस और रीना, जो भाई बहन हैं, बैठकर पुरानी बातें करने लगते हैं। बातचीत के दौरान जेस बताते हैं कि वे हाल ही में रॉयल स्कूल ऑफ डेलन गए थे, जहां वे लियो की एक झलक देखने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन्हें निराशा हुई क्योंकि लियो पहले ही स्कूल छोड़ चुका था, क्योंकि उसकी किसी से मिलने में कोई रुचि नहीं थी। रीना अपने बेटे की ओर से माफी मांगती है और स्वीकार करती है कि उसका व्यवहार असम्मानजनक लग सकता था। इसके बाद जेस उत्सुकता पूर्वक अपनी बहन से लियो के बारे में पूछते हैं कि वो आखिर किस तरह का व्यक्ति है। रीना उसकी बहुत प्रशंसा करती है और कहती है कि लियो अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली है। उनकी बात सुनकर जेस पूछते हैं कि क्या लियो वास्तव में जर्डिंगर फ्लेम्स का उत्तराधिकारी बनने योग्य है। रीना अपने बेटे की प्रशंसा जारी रखती है, लेकिन ये स्पष्ट कर देती है कि वो केवल एक गर्वित मां होने के नाते ऐसा नहीं कह रही है। लियो में वास्तव में वह प्रतिभा और क्षमता है जो उसे जर्डिन लेगेसी के योग्य बनाती है। ये सुनकर जेस काफी उत्सुक हो जाते हैं। हालांकि उन्हें अपनी बहन के निर्णय पर भरोसा है, फिर भी वो अंतिम राय बनाने से पहले स्वयं लियो की परीक्षा लेना आवश्यक समझते हैं। कुछ समय बाद हम लियो को शांत बैठा हुआ देखते हैं, जो ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा है। अपना छोटा सा अनुष्ठान पूरा करने के बाद वो स्वयं से कहता है कि उसने आखिरकार ऐसा वेसल प्राप्त कर लिया है जो उसकी जरूरत की हर चीज को धारण करने में सक्षम है। लियो इस बात पर विचार करता है कि उसने अब तक ऑरा क्यों नहीं सीखा। इसका कारण उसके शरीर की अनोखी प्रकृति में छिपा है। यदि वो बहुत जल्दी ऑरा को स्वीकार कर लेता तो उसका शरीर स्वाभाविक रूप से ऑरा के अनुरूप ढल जाता और उसी में विशेषज्ञता हासिल कर लेता। इससे उसकी मना और सोल एनर्जी को संचित करने की क्षमता सीमित हो जाती, जबकि ये दोनों उसकी दीर्घकालिक योजना के लिए अत्यंत आवश्यक घटक है। अपने पिछले जीवन में उसने अनियंत्रित शक्ति का खतरा देखा था। यदि उसने अपने मृत साथियों की शक्तियों और सार को पूरी तरह ग्रहण कर लिया होता तो वो विनाश के एक बीज को पीछे नहीं छोड़ता। इतिहास को दोबारा दोहराने से बचने के लिए लियो इस जीवन में पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इसलिए उसकी यात्रा का पहला कदम ऑरा में महारत हासिल करना है, लेकिन वो
इसे अपने तरीके से करना चाहता है। इससे पहले कि वो अपने विचारों में और गहराई तक जा पाता, एक परिचित आवाज उसे पुकारती है और उसका ध्यान भंग हो जाता है। जैसे ही वो मुड़ता है, उसकी नजर सीलिया जर्डिन पर पड़ती है, जिसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान है। वो टिप्पणी करती है कि लगता है उसने आखिरकार ट्रेनिंग की बुनियादी बातें समझनी शुरू कर दी है। हालांकि उसकी बातों में हल्का सा व्यंग्य छिपा होता है, फिर भी वो आगे बढ़कर उसे तलवारबाजी में मार्गदर्शन देने की पेशकश करती है, यदि वो इसके लिए तैयार हो। दूसरी ओर हमारे लड़के को बिल्कुल पता नहीं होता कि वो आखिर है कौन, इसलिए वो अपना परिचय सीलिया जर्डिन के रूप में देती है, और यदि विशेष रूप से कहना हो तो दुनिया की प्रसिद्ध स्वॉर्ड प्रिंसेस के रूप में। परिचय समाप्त होते ही लियो सीधे मुद्दे पर आ जाता है। वो कहता है कि हालांकि उसे ये जानकर सम्मान महसूस हो रहा है कि उसने उसके बारे में सोचा, लेकिन उसका किसी ऐसे व्यक्ति से मार्गदर्शन लेने का कोई इरादा नहीं है जिसे वो स्वयं से कम कुशल मानता है। जाहिर है ये सुनकर लड़की नाराज हो जाती है, क्योंकि उसकी बात ऐसे लगती है मानो वो खुद को उससे ज्यादा मजबूत बता रहा हो। इस पर लियो स्पष्ट करता है कि यदि ये जीवन मृत्यु की लड़ाई हो तो शायद वह उससे ज्यादा मजबूत है, क्योंकि वो स्वयं ऑरा का उपयोग नहीं कर सकता। लेकिन यदि केवल तलवारबाजी की बात हो तो ये बिल्कुल अलग मामला है, और उसे पूरा विश्वास है कि वो उसे आसानी से संभाल सकता है। सीलिया उसकी इस बात को चुनौती के रूप में लेती है, इसलिए वो आसपास देखती है और उपलब्ध कई तलवारों में से एक उठा लेती है। वो साबित करना चाहती है कि उसके पास जो है वो सिर्फ बेबुनियाद आत्मविश्वास है, और वह उसे द्वंद्व में हराकर ये साबित करने का इरादा रखती है। उसके मन में ये भी है कि भले ही लियो ऑरा सीख ले, फिर भी वो उसे कभी नहीं हरा सकता। वो बस उसे वास्तविकता का कठोर सबक सिखाना चाहती है। वो आगे कहती है कि यदि वह अपने एक सप्ताह के प्रवास के दौरान जीत जाती है तो लियो उसका सेवक बन जाएगा। लियो इस शब्द से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता और बदले में पूछता है कि यदि वो जीत गया तो क्या होगा। निष्पक्षता बनाए रखने के लिए वो जवाब देती है कि यदि लियो जीत गया तो वो उसकी सेविका बन जाएगी। अब जब शर्त तय हो चुकी होती है, लियो एक प्रैक्टिस स्वॉर्ड उठाता है और तुरंत स्पारिंग शुरू कर देता है। वो अप्रत्याशित रूप से प्रभावशाली गति के साथ उस पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन वो आसानी से उससे बच निकलती है। हालांकि वह ये नोटिस किए बिना नहीं रह पाती कि उसकी गति वास्तव में काफी चिंताजनक रूप से अच्छी है। फिर भी सीलिया को पूरा विश्वास है कि केवल इससे वो जीत नहीं सकता। जब दोनों फिर से एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, लियो एक बेहद भारी वार करता है और उसके पीछे की शक्ति उसे दबाव में डाल देती है। वो तुरंत पीछे हटती है, क्योंकि उस बल को संभालना उसके लिए कठिन हो जाता है, और जब लियो की तलवार जमीन से टकराती है तो वो तुरंत टूट जाती है। लेकिन वो यही नहीं रुकता। वो एक बार फिर उसकी ओर दौड़ पड़ता है। जो महिला पहले घमंड से भरी हुई थी, अब वो लियो को चुनौती देने के अपने फैसले पर पछताने लगी है, और उसे यकीन हो जाता है कि वो इस आने वाले वार को रोक नहीं सकती। इसलिए वो खुद को तैयार करती है और सीधे उस वार को झेलने का फैसला करती है। लेकिन सभी के आश्चर्य के लिए उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि अंतिम क्षणों में उसने ऑरा आर्मोर का उपयोग कर लिया था, जबकि ये स्पार का हिस्सा नहीं था, क्योंकि ये मुकाबला केवल तलवारबाजी के लिए था। अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय कि वो उसके हमले से बच नहीं पाई, वो बहाना बनाती है और दावा करती है कि ये सिर्फ एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। लेकिन लियो घोषणा करता है कि वो पहले ही जीत चुका है और अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वाभाविक रूप से ये सुनकर वो विश्वास नहीं कर पाती, क्योंकि वो इतनी आसानी से उसे जीत देने के लिए तैयार नहीं है। लियो को पहले से इसकी उम्मीद थी, इसलिए वो अपने जादुई वेट ब्रेसलेट्स उतार फेंकता है, जिन्हें वह अपनी शारीरिक शक्ति को सीमित रखने के लिए पहने हुए था। अगले ही वार में वह सचमुच उसकी बैरियर को चकनाचूर कर देता है, जिससे लड़की पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है। इस बीच लियो उस पर कोई दया नहीं दिखाता और उसे अपनी पूरी शक्ति का अनुभव करा देता है। बाद में आंगन में घूमते हुए लियो की मुलाकात अपनी माँ से होती है, जो तुरंत उसका परिचय उसके चाचा जेज से कराती है। लियो तुरंत सम्मान प्रकट करने के लिए सिर झुकाता है और जेज भी अपना परिचय देते हुए उसका अभिवादन स्वीकार करते हैं। इसके बाद दोनों सज्जन हाथ मिलाते हैं। फिर उसकी माँ पूछती है कि क्या वो सीलिया से मिल चुका है, जिस पर लियो को याद आता है कि लड़ाई के बाद वो डर के कारण बेहोश हो गई थी। इससे पहले कि लियो उसे बता पाता कि वास्तव में क्या हुआ था, एक नाइट जेज के पास एक रिपोर्ट लेकर पहुंचता है। जेज ये जानकर अत्यंत प्रभावित होते हैं
कि लियो ने ऐसे शरीर के साथ सीलिया को हरा दिया जिसने अभी तक ऑरा भी नहीं सीखा है। वो व्यक्तिगत रूप से लियो की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ये वास्तव में प्रभावशाली उपलब्धि है, लेकिन लियो कहता है कि सीलिया ने बस उसे कम आका था। इसके बाद जेस पूछते हैं कि शर्त में सीलिया ने क्या खोया, जिस पर लियो खुशी से जवाब देता है कि हारने वाले को जीतने वाले का सेवक बनना था। तो मूल रूप से अगले एक सप्ताह तक सीलिया उसकी नौकरानी रहने वाली है। जितना जेस को ये विचार पसंद नहीं आता, उतना ही वो अपने वचन को निभाने के महत्व को भी समझते हैं। फिर भी वो साफ कर देते हैं कि सीलिया जर्डिंगर परिवार से है, इसलिए वो उसे वास्तव में नौकरानी के काम करने का आदेश नहीं दे सकते। वो उम्मीद करते हैं कि लियो इस वादे को वापस ले लेगा और बदले में वो स्वयं उसे कहीं अधिक मूल्यवान इनाम देने की पेशकश करते हैं। लेकिन लियो तुरंत इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। वो अपने चाचा को बताता है कि ये शर्त सिर्फ सीलिया और उसके बीच हुई थी और जब तक वो जर्डिंगर नाम धारण करती है तब तक उसे अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेनी होगी। इसके बाद उसके चाचा उससे पूछते हैं कि क्या वह जर्डिंगर क्लैन की ऑरा ब्रीदिंग मेथड सीखने का अवसर भी छोड़ने को तैयार है। लियो एक बार फिर व्यंग्यपूर्ण जवाब देता है। उसका मानना है कि किसी भतीजी को शर्मिंदगी से बचाने के उद्देश्य से दी गई ऑरा ब्रीदिंग मेथड को सीखने में कोई मूल्य नहीं है। चूंकि जेस के पास इस स्थिति से निकलने का कोई और तरीका नहीं बचता, इसलिए वो थोड़ा आक्रामक रुख अपनाने का फैसला करते हैं। वो सीधे लड़के से पूछते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि उसने अभी अभी कहा है कि वो जर्डिंगर परिवार की प्रत्यक्ष वंशज को अपनी सेविका बनाएगा, और साथ ही ये भी कि जर्डिंगर ऑरा ब्रीदिंग मेथड उसके लिए बेकार है। लियो बिना डरे और परिणामों की परवाह किए बिना शांत रहता है और कहता है कि उसके चाचा ने जो कहा है वो वास्तव में सही है। अचानक उसके चाचा का व्यवहार नरम पड़ जाता है और वो विनम्रता से उससे पूछते हैं कि क्या उसे नहीं लगता कि उसकी बातें कुछ अधिक उद्दंड और अशिष्ट थी। लियो फिर स्पष्ट करता है कि उसका जर्डिंगर परिवार का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। वो कहता है कि यदि उसे सीलिया को हराने के पुरस्कार के रूप में ऑरा ब्रीदिंग टेक्निक दी जाती तो वो खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लेता, लेकिन वो उसे रिश्वत के रूप में स्वीकार नहीं करेगा ताकि सीलिया अपनी हार के परिणामों से बच सके। उसका कहना है कि यदि उसके चाचा सीलिया की हार को स्वीकार नहीं करना चाहते तो इसका अर्थ है कि वे मानते हैं कि वो उससे बेहतर है और केवल गलती से हार गई। लेकिन लियो साफ कर देता है कि यदि सीलिया ने उसके खिलाफ पूरी गंभीरता से भी मुकाबला किया होता तब भी जीत उसी की होती। ये सुनकर लियो की माँ अपने बेटे पर और अधिक गर्व महसूस करती है। वही उसका भाई भी लियो की ऐसी सोच सुनकर काफी प्रभावित होता है। ये तथ्य कि इस बच्चे ने सिर्फ इसलिए प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि उसे अपने चाचा का व्यवहार पसंद नहीं आया, इस बात को और उजागर करता है कि वो कितना असाधारण बच्चा है। वो मन ही मन चाहता है कि ऐसा बच्चा वास्तव में जर्डिंगर परिवार का सदस्य होता। इसके बाद जेस अपने नाइट्स को संकेत देते हैं और आदेश देते हैं कि सीलिया को नौकरानियों के निवास स्थान पर भेज दिया जाए। फिर वो लियो की ओर मुड़कर उसे ये अधिकार देते हैं कि वो अपने चाचा को किसी सम्मानसूचक उपाधि के बिना संबोधित कर सकता है। उस छोटी सी बातचीत के बाद लियो वहां से चला जाता है और जेस अपनी बड़ी बहन से गर्व के साथ कहते हैं कि घर लौटने के बाद वो अपने बड़े भाई को जरूर मनाएंगे ताकि वे लियो को शक्तिशाली तकनीक फीनिक्स ब्रेथ सिखा सकें। बाद में दृश्य लियो के कमरे में बदल जाता है। सबसे पहली चीज जो दिखाई देती है वो सीलिया का पूरी तरह शर्म से भरा चेहरा है। वो शर्मिंदगी से लगभग पागल हुई जा रही है और खुद को सीलिया दी मेड कहकर परिचित कराती है, जो अगले एक सप्ताह तक लियो की सेवा करेगी। लियो तो ये सब देखकर काफी आनंद ले रहा है जब वो खुद को इस तरह पुकारती है। कौन सोच सकता था कि उसका सामान्य शाही अंदाज साधारण नौकरानी के कपड़ों में भी इतना अच्छा लगेगा, और ये पोशाक उस पर बेहद जंच रही है। सीलिया उसके द्वारा की जा रही प्रशंसा से कुछ चिढ़ी हुई लगती है क्योंकि वो खुद भी अच्छी तरह जानती है कि वो सुंदर है। लियो माफी मांगता है और कहता है कि उसका उसे अपनी बातों से असहज करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वो स्वीकार करता है कि उसका एक मित्र था जो सुंदरता की बहुत अधिक प्रशंसा करता था और शायद वही आदत उस पर भी असर कर गई है। उसे याद आता है कि वो मित्र हमेशा कहा करता था कि अनंत काल की सुंदरता की कोई तुलना नहीं है और यदि कभी इस दुनिया में शांति लौट आई तो वो अपना बाकी जीवन सभी तक सुंदरता पहुंचाने में बिताएगा। जिस मित्र की वो बात कर रहा है
वो और कोई नहीं बल्कि द्वारविन मास्टर स्मिथ द्वेनो है। अचानक सीलिया की नजर उस पुस्तक पर पड़ती है जिसे लियो पढ़ रहा होता है और वो उत्सुकता पूर्वक उसके बारे में पूछती है। लियो बताता है कि जब वो छोटा था तब वो इसे अक्सर पढ़ा करता था। ये वही पुस्तक है जिसे दी ग्रेट हीरो ऑफ द बिगिनिंग के नाम से जाना जाता है। सीलिया को याद आता है कि वो स्वयं ये पुस्तक तब पढ़ती थी जब वो केवल 5 साल की थी। ये देखकर कि उसे ये विशेष पुस्तक कितनी पसंद है, वो बुकशेल्फ के पास जाती है और एक दूसरी किताब निकालते हुए कहती है कि काइल के बारे में बहुत सारी किताबें मौजूद है। इसके जवाब में लियो कहता है कि इतिहास की कई महान उपलब्धियों का श्रेय किसी एक नायक को देना मुश्किल होता है। उसका मानना है कि जिन उपलब्धियों को एक ही नायक के नाम से जोड़ा जाता है वे वास्तव में समय के साथ कई नायकों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम हो सकती है। संक्षेप में वो ये संकेत देने की कोशिश कर रहा था कि काइल की उपलब्धियों का श्रेय भी अन्य नायकों को दे दिया गया है, लेकिन सीलिया ऐसी बातों को तुरंत खारिज कर देती है और कहती है कि काइल शायद एक धोखेबाज था जिसने महान नायकों की उपलब्धियों का श्रेय लेने की कोशिश की थी। कम से कम अधिकांश लोग तो यही मानते हैं और जाहिर तौर पर वो भी उन्हीं में से एक है। स्वाभाविक रूप से लियो ये सुनकर खुश नहीं होता कि दुनिया के लोग काइल को एक नकली धोखेबाज मानते हैं जिसका दुनिया में कोई योगदान नहीं था। इसके बाद वो काइल की सारी चर्चा को एक तरफ रख देता है और फैसला करता है कि ट्रेनिंग शुरू करने से पहले नाश्ता करने का समय हो गया है। सीलिया तुरंत अपने किरदार में आ जाती है और एक नौकरानी की तरह विनम्रता से अपने युवा स्वामी से पूछती है कि क्या वो उसके साथ ट्रेनिंग कर सकती है। बाहर से वो पूरी तरह विनम्र और शिष्ट दिखाई देती है, लेकिन भीतर ही भीतर उसके मन में लियो के प्रति काफी नकारात्मक विचार चल रहे होते हैं। फिर भी उसे साथ निभाना पड़ता है क्योंकि वह उसकी ताकत का रहस्य जानना चाहती है। लियो उसकी इच्छा पूरी करने के लिए तुरंत ट्रेनिंग हॉल की ओर चल पड़ता है। कुछ समय बाद हम सीलिया को घुटनों के बल बैठे हुए भारी सांसें लेते हुए देखते हैं। पहले दौर के बाद लियो उसे अपनी राय देता है। वो कहता है कि लड़ाई के दौरान जब उसकी सहन शक्ति अपनी सीमा तक पहुंच जाती है तो उसकी प्रतिक्रिया की गति धीमी हो जाती है और उसकी गतिविधियों के बीच अधिक अंतराल आने लगते हैं, और जब ऐसा होता है तो वो खुद को खुला छोड़ देती है, ठीक वैसे ही जैसे अभी कर रही है। लेकिन सीलिया को यकीन नहीं होता कि अपने शरीर को इस तरह थकाना वास्तव में ट्रेनिंग के लिए उपयोगी है। लियो सकारात्मक जवाब देता है क्योंकि उसका मानना है कि आजकल के युवा बहुत कमजोर हो गए हैं। उसके अनुसार अतीत की तुलना में ऑरा टेक्निक्स काफी विकसित हो चुकी है और शायद इसी कारण लोगों ने शारीरिक प्रशिक्षण पर उतना ध्यान देना बंद कर दिया है। ऑरा किसी व्यक्ति की शारीरिक शक्ति को बढ़ाने की अनुमति देता है और यदि शरीर को प्रशिक्षित किया जाए तो ऑरा भी अधिक मजबूत होता है। सीलिया केवल कमजोर कहलाना नहीं चाहती, इसलिए वो हिम्मत जुटाकर एक और दौर के लिए खड़ी हो जाती है। शुरू करने से पहले वो लियो को चेतावनी देती है कि वो उसे कम आंकना बंद कर दे, लेकिन उसका लापरवाह हमला उल्टा पड़ जाता है जब लियो केवल एक वार से उसे दूर उछाल देता है और वह जमीन पर जा गिरती है। इस बिंदु तक पहुंचते पहुंचते वो लगातार एक के बाद एक अपमानजनक हार झेलकर पूरी तरह निराश हो चुकी होती है। इसके बाद लियो उसे एक ब्रेसलेट देता है जिसे पकड़ने के लिए वो तुरंत अपने हाथ आगे बढ़ा देती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि इस ब्रेसलेट में वेट मैजिक भरा हुआ है जिससे उसका वजन असाधारण रूप से अधिक है। इस बीच लियो एक रहस्यमयी मुस्कान दिखाते हुए अपने इरादे प्रकट करता है। जाहिर है अब से वो चाहता है कि सीलिया इसी ब्रेसलेट को पहनकर ट्रेनिंग करे। अगले दिन हम जेस को भी दोनों की ट्रेनिंग देखते हुए पाते हैं। सीलिया को इतनी कठिनाई में देखकर उसके चाचा को पूरा विश्वास हो जाता है कि ये उसके लिए एक अच्छा अनुभव साबित होगा। लुमिना जाने से पहले उसके घमंड का कम से कम एक बार टूटना उसके लिए फायदेमंद हो सकता है। इसके बाद वो लियो को आवाज देते हैं और उसे एक अच्छी खबर सुनाते हैं कि वो पेट्रियार्क से बात करके उसे फीनिक्स ब्रेथ का उत्तराधिकारी बनाने की अनुमति लेने के बारे में सोच रहे हैं। फीनिक्स ब्रेथ का नाम सुनकर लियो थोड़ा चौंक जाता है क्योंकि जहां तक उसे याद है ये मूल रूप से जर्डिंगर परिवार की मूल ऑरा टेक्निक है। उसने सुना है कि केवल वे लोग जिन्हें परिवार के भीतर मान्यता प्राप्त होती है वही इसे विरासत में प्राप्त कर सकते हैं। सीलिया भी अपनी राय रखते हुए कहती है कि उसके पिता इतनी आसानी से इसकी अनुमति नहीं देंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि जेस पहले से ही इस बात का अनुमान लगा चुके हैं। वो लियो के सामने एक शर्त रखते हैं, यदि वो लुमिना एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास कर लेता है
तो उसे ये टेक्निक सीखने की अनुमति मिल जाएगी। स्वाभाविक रूप से ये बात सीलिया को पसंद नहीं आती, क्योंकि उसकी नजर में लियो सिर्फ एक ऐसा लड़का है जो अभी तक ऑरा भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। और चूंकि लुमिना एंट्रेंस एग्जामिनेशन में वास्तविक लड़ाइयां शामिल होती हैं, इसलिए ये उसके लिए बेहद खतरनाक होगा। खैर, लियो ये स्वीकार करने से नहीं हिचकिचाता कि उसके पास वास्तविक युद्ध का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये तभी सच है जब उसके पिछले जीवन को नजरअंदाज कर दिया जाए। जेस अब लियो की राय का इंतजार करते हैं, जिस पर हमारा लड़का तुरंत सहमत हो जाता है, बशर्ते उसके माता पिता इस निर्णय से सहमत हो। एक सप्ताह बीत जाता है और आखिरकार लुमिना एंट्रेंस एग्जामिनेशन का दिन आप पहुंचता है। जब प्रतिभागी छात्रों के बीच सीलिया जर्डिंगर जैसी प्रसिद्ध शख्सियत को देखा जाता है तो सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इस बीच सीलिया लियो पर तंज कसते हुए पूछती है कि क्या वो घबराया हुआ महसूस कर रहा है। ऐसा लगता है कि इतने समय तक उसकी निजी नौकरानी बने रहने के बाद वो अपने किरदार में कुछ ज्यादा ही खो गई है, क्योंकि वो अभी भी लियो को मास्टर कहकर संबोधित कर रही है। तभी गुलिवर की जानी पहचानी आवाज उनका ध्यान अपनी ओर खींचती है। वो वास्तव में सीलिया से मिलने आया है, लेकिन लियो को उसके साथ देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। ये व्यक्ति लियो पर कटाक्ष करता है, क्योंकि उसका मानना है कि हमारे लड़के का यहाँ कोई स्थान नहीं है, क्योंकि वो ऑरा का उपयोग करना भी नहीं जानता। साथ ही वो सीलिया का विनम्रता से अभिवादन करने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारे को दोनों ऐसे नजरअंदाज कर देते हैं मानो उसका अस्तित्व ही न हो। वो असहज होकर सीलिया को याद दिलाता है कि वो गुलिवर ट्रैटन है और पिछली बार मिलने पर उसने उसका अभिवादन किया था, लेकिन गुलिवर की निराशा के लिए सीलिया उसके नाम को पहचानती तक नहीं और तुरंत लियो का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगती है। तभी किसी और की आवाज उन्हें रोकती है। वास्तव में वहां दो भाई बहन आते हैं। लंबा लड़का आबाद ल्यूलन है, जो ल्यूलन परिवार से है और उसकी उम्र 16 वर्ष है। उसके साथ खड़ी छोटी लड़की चेल्सी ल्यूलन है, जिसकी उम्र 14 वर्ष है और वो भी उसी परिवार से संबंध रखती है। जहां सीलिया इन दोनों को पहचानती हुई दिखाई देती है, वही लियो को बिल्कुल पता नहीं कि ये कौन है। सीलिया उसे बताती है कि ये ल्यूलन भाई बहन है, जो लॉर्ड्रन एम्पायर की उसी वीर वंशावली से आते हैं और ल्यूलन परिवार के बच्चे हैं। सीलिया विशेष रूप से उत्साहित दिखाई देती है, क्योंकि वो इन दोनों को देखकर खुश नहीं है। वो लियो को चेतावनी देती है कि ल्यूलन भाई बहन भी उनके साथ इस परीक्षा में भाग लेने वाले हैं, इसलिए उन्हें किसी भी हालत में उनसे हारना नहीं चाहिए। वो बिल्कुल नहीं चाहती कि जर्डिंगर क्लैन ल्यूलन परिवार से पीछे रह जाए, लेकिन वास्तव में ये लियो की चिंता का विषय नहीं है। आखिरकार वो जर्डिंगर नहीं बल्कि प्लॉब परिवार से है। खैर, जब वे दोनों सीलिया का अभिवादन करते हैं तो उसके पास उसे अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं होता और वह भी उनका अभिवादन स्वीकार कर लेती है। साथ ही वो डेलाड किंगडम के एक कुलीन परिवार हाउस प्लॉब से आए लियो का परिचय भी कराती है। जब आबाद ल्यूलन ये सुनता है कि लियो के नाम के साथ कोई विशेष उपाधि नहीं जुड़ी है, तो वो उसे महत्वहीन समझकर नजरअंदाज कर देता है। दोनों भाई बहन तुरंत मुड़ते हैं और वहां से चले जाते हैं। जाते जाते ये चेतावनी भी दे जाते हैं कि शीर्ष स्थान पर वही रहेंगे। ये कहना गलत नहीं होगा कि सीलिया को ल्यूलन भाई बहनों से बिल्कुल लगाव नहीं है और वो आने वाली परीक्षाओं में उन्हें पूरी तरह पराजित करने का इंतजार कर रही है। तभी लुमिना एकेडमी का एक प्रतिनिधि मंच पर आता है और तुरंत वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। वो व्यक्ति अपना परिचय एल्बी जेरोन के रूप में देता है, जो लुमिना एकेडमी में एक प्रोफेसर है। जहां इस प्रतिष्ठित व्यक्ति को देखकर सीलिया के चेहरे पर आश्चर्य उभर आता है, वही लियो बिल्कुल प्रभावित नहीं होता, मुख्यतः इसलिए क्योंकि उसे पता ही नहीं कि ये व्यक्ति कौन है। सीलिया इस बात से स्पष्ट रूप से चिढ़ जाती है कि लियो एल्बी जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति को भी नहीं पहचानता। वो उसे समझाते हुए बताती है कि एल्बी जेरोन का नाम हीरो रिकॉर्ड में दर्ज है, जो वर्तमान युग के नायकों की प्रतिष्ठित सूची मानी जाती है। लियो कुछ क्षणों तक प्रोफेसर को ध्यान से देखता है और एक अजीब बात नोटिस करता है। एल्बी की बाई आंख में अत्यधिक मात्रा में मना केंद्रित है। इसके बाद प्रोफेसर एल्बी वहां एकत्रित छात्रों को संबोधित करना शुरू करते हैं। वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्रारूप को समझाते हैं। एल्बी के अनुसार परीक्षा के दो मुख्य भाग हैं, 1-on-1 कॉम्बैट और मॉन्स्टर सब्जुगेशन। सामान्य रूप से प्रतिभागी इन परीक्षाओं को बारी बारी से पूरा करते हैं, लेकिन एल्बी तुरंत स्पष्ट कर देते हैं कि उन्हें ऐसी पद्धतियां
बेहद उबाऊ लगती है और वो अपनी बात साबित करने में बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करते। अगले ही क्षण वो अपने हाथ में पकड़े हुए कागज को जला देते हैं, मानो पारंपरिक परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह खारिज कर रहे हों। इसके बाद वो एक मोटी और प्राचीन दिखने वाली पुस्तक निकालते हैं। जैसे ही वो उसे खोलते हैं, शिक्षक उसके पहले अध्याय को सक्रिय करते हैं, जिसका शीर्षक है प्रोलॉग, द वाइल्ड फॉरेस्ट। उसी क्षण सभी छात्रों के पैरों के नीचे एक विशाल एन्चांटमेंट सर्कल चमकने लगता है। मंच तैयार हो चुका है और किसी को भी अंदाजा नहीं है कि प्रोफेसर आगे क्या करने वाले हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि एल्बी ज़ेरोन अक्षमता से नफरत करते हैं। वो घोषणा करते हैं कि वो सभी परीक्षाओं को मिलाकर एक ही चुनौती में बदल रहे हैं और अब सब कुछ एक साथ आगे बढ़ेगा। ये समझने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है, हमें पता चलता है कि हीरो रिकॉर्ड केवल एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है। इसका वास्तविक महत्व इसकी उस क्षमता में है जिसके द्वारा ये किसी हीरो की दुनिया को साकार कर सकता है, जिसमें अतीत के नायकों के अनुभव मौजूद होते हैं। इस दुनिया तक पहुंचकर कोई व्यक्ति किसी पूर्व हीरो की शक्ति को विरासत में प्राप्त कर सकता है। सरल शब्दों में कहें तो ये लगभग एक हीरो ट्रेनिंग सिस्टम की तरह है। सभी छात्रों को इस हीरो की दुनिया में भेज दिया गया है, जिसे द वाइल्ड फॉरेस्ट कहा जाता है। प्रोफेसर घोषणा करते हैं कि उनका एकमात्र उद्देश्य जीवित रहना है। वे चाहें तो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें या फिर एक दूसरे को बाहर कर दें। जीवित रहने के लिए जो भी करना पड़े कर सकते हैं। जो लोग परीक्षा छोड़ना चाहते हैं वे अपने हाथ में पकड़े हुए ऑर्ब को तोड़कर वापस लौट सकते हैं। बस यही नियम है। कुछ मिनट तक आसपास देखने के बाद हमारे लड़के को इस स्थान को पहचानने में ज्यादा समय नहीं लगता। ये बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है जैसा उसे याद है। दरअसल ये कभी एक एल्वन फॉरेस्ट हुआ करता था, उससे पहले कि विच क्वीन सिलोतना ने इस पर कब्जा कर लिया था। इस बीच कुछ छात्र वापस जाना चाहते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि ये स्थान केवल एक भ्रम है। लेकिन हमारा लड़का ऐसा नहीं सोचता। जहां तक वो समझ सकता है, भले ही ये दुनिया परीक्षक की यादों से बनी हो, लेकिन यहाँ जो कुछ भी होने वाला है वो वास्तविक होगा। यहाँ मौजूद घातक खतरे किसी की भी जान ले सकते हैं यदि वो पर्याप्त सावधान न रहें। खतरे की बात आते ही लियो किसी की उपस्थिति महसूस करता है और जल्द ही एक तीर उसका निशाना बनाता है, जो टकराते ही उसके नीचे की जमीन को चकनाचूर कर देता है। सौभाग्य से वो सुरक्षित रहता है, लेकिन जब वो तीर आने की दिशा में देखता है तो उसे पता चलता है कि ये ल्यूओलन परिवार की लड़की चेल्सी है। ऐसा लगता है कि उसने उसे जर्डिंगर परिवार का सदस्य समझ लिया है और इसी कारण वो उसे खत्म करने के लिए दृढ़ है। लेकिन लियो तुरंत स्पष्ट कर देता है कि वो प्लैव परिवार का सदस्य है। हालांकि चेल्सी और अधिक आक्रामक हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। आखिर उसने उसे पहले सीलिया के साथ देखा था। बिना किसी झिझक के वह अपना मैजिक स्पेल वाइंड सिकल इस्तेमाल करती है। लियो प्रभावित दिखाई देता है क्योंकि वो उसे ऐसा स्पेल चांट करते हुए देखता है जो उसके पिछले जीवन में मौजूद नहीं था। लेकिन वो ये भी नोटिस करता है कि इस स्पेल की बुनियादी संरचना ज्यादा अलग नहीं है। इस बीच चेल्सी इस बात से परेशान है कि उसके सामने होने के बावजूद वो कितना शांत और संयमित बना हुआ है। उसे विचलित करने के लिए वो अपनी प्रभावशाली क्षमता का प्रयोग करती है, लेकिन लियो अपनी तलवार के केवल एक वार से उसे आसानी से रोक देता है और उसकी भेजी हुई मना ब्लेड बस बिखर कर गिर जाती है। ये देखकर चेल्सी अस्थिर हो जाती है। जहां तक वो समझ सकती है उसने ऑरा का उपयोग भी नहीं किया था, तो फिर उसने उसका हमला इतनी आसानी से कैसे रोक दिया? हमारा लड़का उसके आहत अहंकार पर और नमक छिड़कते हुए सहजता से कहता है कि उसका हमला बहुत साधारण था। फिर वो उसे गठबंधन करने का प्रस्ताव देता है क्योंकि इससे उसका फायदा होगा। वो उसे याद दिलाता है कि जो सबसे लंबे समय तक जीवित रहेगा उसे सबसे अधिक अंक मिलेंगे। इसलिए एक सॉर्सरेस होने के नाते उसे कम से कम एक परीक्षा तो पास करने की कोशिश करनी चाहिए, इससे पहले कि वो बाहर हो जाए। उसके जवाब का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। वो तुरंत पलटकर कहती है कि वह कोई साधारण सॉर्सरर नहीं है, वह एक बैटल मेज है। उसके द्वारा उसके हमले को साधारण कहे जाने से वो आहत महसूस करती है। उसकी बातों से चिढ़कर वो अपनी सारी शक्ति इकट्ठा करती है ताकि उसे तुरंत कुचल सके और साबित कर सके कि वो उतनी कमजोर नहीं है जितना वो समझ रहा है। लेकिन उसके सारे हमले बेकार साबित होते हैं क्योंकि लियो उस दिशा में खड़ा ही नहीं होता जहां उसकी ब्लेड्स जा रही होती है। इससे भी बुरी बात यह है कि उसे आसपास
कहीं भी मना का कोई निशान महसूस नहीं होता, इसलिए वो ये भी पता नहीं लगा पाती कि वो कहाँ है। लेकिन जल्द ही उसकी नजर लियो पर पड़ती है, जो उसके ठीक सामने खड़ा होता है और उसकी मुट्ठी बंधी हुई होती है। हमें ये देखने को नहीं मिलता कि वो घूंसा उसके डरे हुए चेहरे पर पड़ता है या नहीं, लेकिन एक बात स्पष्ट है, उसके घुटनों में उसे संभालने की ताकत नहीं बचती, जो हमारे लड़के की जीत का साफ संकेत है। हालांकि लियो एक बार फिर उसे याद दिलाता है कि यदि वो अपना मन बदल ले तो साथ मिलकर काम करने का उसका प्रस्ताव अभी भी कायम है। इससे पहले कि हम उसका जवाब सुन पाते, दृश्य लुमिना एकेडमी के फैकल्टी सदस्यों की ओर बदल जाता है, जो एक डिजिटल विंडो के माध्यम से ये सब देख रहे होते हैं। वे ये देखकर उत्साहित है कि आखिरकार परीक्षा में रोमांच बढ़ने लगा है। वापस चेल्सी की ओर लौटते हैं। ऐसा लगता है कि उसे बिल्कुल भी दया नहीं मिलने वाली। लियो ने उसे एक पेड़ के तने से बांध दिया है और उसके चेहरे के भाव साफ दिखाते हैं कि उसके इरादे इस बेचारी लड़की के लिए ज्यादा अच्छे नहीं हैं। वह ये भी सुनिश्चित करता है कि एक छोटा सा अलाव जला दिया जाए, क्योंकि रात होने लगी है। आग तेज होने लगती है और लपटें उस संकट में फंसी लड़की की ओर बढ़ने लगती है, जो तने से बंधी हुई है। आग की लपटों को देखकर वो घबरा जाती है, लेकिन यदि वो लियो के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हो जाए तो इस स्थिति से बच सकती है। मगर ये लड़की बेहद जिद्दी है और साफ इनकार कर देती है। वो स्पष्ट कर देती है कि उसे अपने भाई के अलावा किसी और के साथ गठबंधन करने की जरूरत नहीं है। वो कुछ वाइंड मैजिक इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके सारे प्रयास बेकार साबित होते हैं, क्योंकि लियो पहले ही एक ऐसा स्किल लगा चुका है जो मैजिक को सीमित कर देता है। हालांकि मन ही मन वो स्वीकार करता है कि उसके पास इस स्किल को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए पर्याप्त मना नहीं है, इसलिए ये ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। आखिरकार लड़की सोचती है कि उसे इस मुसीबत से निकलने के लिए मैजिक की जरूरत भी नहीं है और वो खुद को छुड़ा सकती है। लेकिन यही वजह है कि लियो वहीं मौजूद है। वो पूरी तरह तैयार है उस पर नजर रखने के लिए, ताकि वो कोई चालाकी न कर सके। बिना किसी झिझक के वो आग की तीव्रता और बढ़ा देता है। जल्द ही लपटें उसकी ओर बढ़ने लगती है, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी जलने लगते हैं। अब ये उसके धैर्य की अंतिम सीमा होती है। आखिरकार लड़की हार मान लेती है और उसके साथ गठबंधन करने के लिए सहमत हो जाती है। लेकिन जाहिर है केवल कुछ शब्द लियो को विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। वो उससे कहता है कि वो अपने परिवार के नाम की शपथ ले। लड़की तुरंत उसकी मांग पूरी करती है और लुएलिन परिवार के नाम की शपथ लेते हुए सहयोग करने का वचन देती है। तब जाकर लियो उन रस्सियों को खोलता है जिनसे वो बंधी हुई थी, लेकिन इससे पहले कि वो जलती हुई आग में गिर पड़े, वो उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है। इसके बाद दृश्य फिर से शिक्षकों की ओर बदल जाता है, जो ध्यानपूर्वक छात्रों के प्रदर्शन को देख रहे हैं। अब तक एल्बी ज़ेरोन को ऐसा कोई छात्र नहीं मिला है जो उसकी अपेक्षाओं पर खरा उतर सके। उसके अनुसार अधिकांश छात्रों का एक दूसरे से लड़ने और प्रतिस्पर्धा करने का फैसला बेहद मूर्खतापूर्ण और हास्यास्पद है। केवल सीलिया जर्डिंगर और आबाद लुएलिन ही ऐसे छात्र हैं जिन्होंने अपनी क्षमता का ऐसा प्रदर्शन किया है जो वास्तव में ध्यान देने योग्य है, क्योंकि वे मिलकर काम कर रहे हैं। कम से कम इससे उसे ये संतोष मिलता है कि छात्रों के लिए अभी भी उम्मीद बाकी है। तभी उसका ध्यान लियो और चेल्सी की ओर जाता है, जो अब साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उसकी नजर विशेष रूप से लियो पर टिक जाती है। हालांकि चेल्सी के साथ उसने जो आग वाला तरीका अपनाया था वो काफी अपरिपक्व था, लेकिन चेल्सी लुएलिन जैसी लड़की को सहयोग करने के लिए तैयार कर लेना एल्बी की नजर में उसे पास होने लायक बना देता है। खासकर इसलिए क्योंकि उसके पास सीलिया और आबाद जैसी शक्ति या प्रतिष्ठा नहीं है। हालांकि ऐसा लगता है कि यहीं पर शिक्षक पूरी तरह गलत साबित हो रहे हैं, क्योंकि हमारा लड़का सीलिया को बिना किसी कठिनाई के हरा चुका है। फिर भी एल्बी ज़ेरोन लियो को इस प्रतियोगिता का एक अप्रत्याशित डार्क हॉर्स मानने लगता है। रास्ते में कुछ मॉन्स्टर्स को मार गिराने के बाद लियो और चेल्सी आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। ऐसा लगता है कि चेल्सी को अब ये एहसास होने लगा है कि लियो के साथ गठबंधन करना इतना बुरा निर्णय नहीं था। वो उससे पूछती है कि वो कौन सा ऑरा इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि उसे उससे किसी भी प्रकार का मना महसूस नहीं हुआ। उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रहती जब लियो सहजता से कह देता है कि उसे ऑरा इस्तेमाल करना आता ही नहीं। स्वाभाविक रूप से ये बात उसे स्तब्ध कर देती है। जब दोनों बातचीत कर रहे होते हैं, तभी झाड़ियों के पीछे एक मॉन्स्टर छिपा हुआ उन पर नजर रख रहा होता है, लेकिन चेल्सी जल्दी ही
उसकी मौजूदगी महसूस कर लेती है और तुरंत उस पर हमला कर देती है। सच कहें तो इतना कमजोर मॉन्स्टर उस हमले के सामने बिल्कुल नहीं टिक सकता था। यहाँ तक कि लियो भी मानता है कि उसके पास वास्तव में प्रभावशाली शक्ति है, लेकिन जिस तरह वो उसका उपयोग करती है वो पूरी तरह गलत है। अचानक लियो को कुछ अजीब महसूस होता है और वह उसे अपनी हरकतें रोकने के लिए कहता है। उसने रेत में कुछ असामान्य देखा है। जब वह झुककर ध्यान से देखता है तो उसे सूखी जमीन और लोगों के सड़े-गले शव दिखाई देते हैं। तभी अचानक एक विस्फोट हो जाता है, लेकिन लियो तुरंत चेल्सी को अपनी बाहों में उठाकर वहां से छलांग लगा देता है। जिन्होंने ये जाल बिछाया था वे आखिरकार अपनी छिपने की जगह से बाहर आ जाते हैं। पता चलता है कि वे गुलिवर और उसके साथी हैं। हम पहले से जानते हैं कि उसकी लियो से दुश्मनी है, इसलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वो विशेष रूप से उसे निशाना बनाने आया है। वो अपने एक साथी को हमला करने का आदेश देता है और वो मूर्ख बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ जाता है। दुर्भाग्य से उसके लिए उसका स्वागत लियो के एक ऐसे घूंसे से होता है जो लगभग उसका जबड़ा तोड़ देता है और उसे जमीन पर फैला देता है। लियो पूरी दृढ़ता के साथ खड़ा रहता है और शांत स्वर में चेल्सी से कहता है कि वह सिर्फ उसकी पीठ का ध्यान रखे। एक पल के लिए चेल्सी चौंक जाती है, ये देखकर कि उसने लगातार दूसरी बार उसे इतनी आसानी से बचा लिया, लेकिन वो जल्दी ही संभल जाती है और उसके पीछे जाकर खड़ी हो जाती है, बाकी गुंडों का सामना करने के लिए तैयार। इस बीच गुलिवर वही करता है जो वो सबसे अच्छा करता है, अपनी दयनीय जान बचाने के लिए भागता है। वो अपने दल को छोड़ देता है और बेताबी से लियो से जितनी ज्यादा दूरी बना सके उतनी बनाने की कोशिश करता है। उसके दिमाग में बस एक ही विचार चल रहा है, जल्दी से कोई साथी ढूंढना। किस्मत से सेलिया उसे दूर से देख लेती है। उसका पीछा करने के बजाय वो शांति से उस दिशा में चल पड़ती है जहां से वो भाग रहा है। जब वे आखिरकार घटनास्थल पर पहुंचते हैं तो जो वे देखते हैं वो हैरान कर देने वाला होता है। पूरा इलाका राक्षसों की लाशों और उन छात्रों के शवों से भरा पड़ा है जिन्होंने उनसे लड़ने की कोशिश की थी और असफल रहे थे। स्वाभाविक रूप से चेल्सी अपने भाई से दोबारा मिलकर खुश होती है। इस बीच सेलिया लियो पर तंज कसते हुए पूछती है कि आखिर वो चेल्सी के साथ क्या कर रहा है। लियो गर्व से दावा करता है कि उसके साथ गठबंधन बनाने का फैसला उसी का था। हालांकि सेलिया को इस बात पर विश्वास करना मुश्किल लगता है। वो इस बात पर ज्यादा आसानी से विश्वास कर लेती कि उसने किसी तिलचट्टे को बैकफ्लिप करते देखा है, बजाय इसके कि लियो ने जिद्दी बकरी जैसी चेल्सी को गठबंधन के लिए मना लिया हो। इस पर लियो सहज और डरावने अंदाज में कहता है कि उसने बस उसे मना लिया। उसकी शैतानी मुस्कान सेलिया को भी असहज कर देती है और वो सोचने लगती है कि आखिर उसने उसे मनाने के लिए किया क्या होगा। खैर, हमारा लड़का उन छात्रों को दोबारा खड़ा होने में मदद करने लगता है जिन्हें उसने अभी अभी बेहोश किया था। ये देखकर अबोध पूछता है कि लियो उनके विरोधियों की मदद क्यों कर रहा है। हमारा लड़का तुरंत साफ कर देता है कि आपस में लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बजाय इस दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए साथ रहना स्वार्थी होकर लड़ने से कहीं बेहतर विचार है। चूंकि अबोध और बाकी लोग समझ नहीं पा रहे कि वो किस चुनौती की बात कर रहा है, लियो उनका ध्यान पास पड़ी सड़ी-गली लाशों की ओर दिलाता है और किसी बड़ी समस्या की ओर इशारा करता है। जमीन पर पड़ी लाशों को देखकर एक छात्र टिप्पणी करता है कि ऐसा लगता है जैसे उनमें से सारी नमी खींच ली गई हो। लियो स्पष्ट करता है कि यहाँ सिर्फ यही अजीब बात नहीं है। वो बताता है कि ये जगह अचानक पूरी तरह राक्षसों की मौजूदगी से खाली लग रही है, मानो राक्षस किसी चीज से डर रहे हों। जैसे कोई उच्च स्तरीय राक्षस प्रकट हो गया हो और उसने जंगल के बाकी राक्षसों को डराकर भगा दिया हो। जैसे जैसे सारी बातें समझ में आने लगती हैं, अबोध को आखिरकार पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। उसकी समझ के अनुसार हीरो अल्बी की पहली उपलब्धि एक उच्च स्तरीय राक्षस को हराना थी। तभी उन्हें दूर से एक विशाल गर्जना सुनाई देती है, किसी निकट और अशुभ चीज के जंगल की गहराइयों में हरकत करने की आवाज। वो गर्जना वातावरण को तनाव से भर देती है। ये साफ संकेत था कि राक्षस ने आखिरकार स्वयं को प्रकट करने का फैसला कर लिया है। इस बीच गुलिवर अकेला जंगल में लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा है और उसके हाथ में एक मशाल है। वो बेहद डरा हुआ दिखता है और मुसीबत में होने के बावजूद उसका कमजोर दिमाग जीवित रहने से ज्यादा हमारे लड़के से बदला लेने पर केंद्रित है।
अचानक उसे अपने पैरों के पास एक लाश दिखाई देती है और अंधेरे की इस चादर के पीछे कुछ ऐसा भी है जिससे वो ठोकर खाकर गिर पड़ता है। अंधेरे में जो उसने देखा वो एक विशाल राक्षस था। वो राक्षस एक विशाल मकड़ी जैसा दिखता है और काफी भूखा प्रतीत होता है। अब तक ये साफ हो चुका है कि गुलिवर लगभग मर चुका है। चलिए देखते हैं कि प्रोफेसर अल्बी और छात्रों के साथ क्या हो रहा है। पता चलता है कि कुल 500 छात्र परीक्षा में असफल हो चुके हैं। असली समस्या ये है कि चयन प्रक्रिया में कम से कम 100 छात्रों का चयन होना जरूरी है, लेकिन परीक्षा में अब केवल 50 छात्र ही बचे हैं। किसी तरह चयन करने के लिए खुद को मजबूर करने के बजाय प्रोफेसर का मानना है कि वो केवल उन्हीं उम्मीदवारों को चुनेगा जो उसकी अपेक्षाओं पर खरे उतरते हों। आखिरकार प्रधानाचार्य ने उसे जिम्मेदारी इसी विश्वास के साथ सौंपी थी कि वो सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों का चयन करेगा। अल्बी कठिन समय में नायकों को खोजने में विश्वास रखता है। उसकी रुचि लियो प्लाव में बढ़ गई है, जो अप्रत्याशित प्रतिभा वाला एक डार्क हॉर्स है। सवाल ये है कि क्या ये डार्क हॉर्स इस कठोर परीक्षा को पार कर पाएगा? परीक्षा में मौजूद छात्रों के दृश्य पर वापस चलते हैं। वे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और अंधेरे वातावरण के कारण रास्ता पहचानने में कठिनाई हो रही है। सेलिया अपनी तलवार को प्रकाशित करती है और दावा करती है कि उसने आगे कुछ देखा है। उसकी तलवार की लाल चमक उस भयावह मकड़ी का चेहरा उजागर करती है जो इस समय अपने शिकार को निगल रही है। ये दृश्य उनके दिलों में डर भर देता है और आबाद खतरे को खत्म करने के लिए तुरंत एक मेज स्पेल का उपयोग करने दौड़ पड़ता है। हालांकि लियो तुरंत उसे रोक देता है और गुलिवर को क्रिस्टल तोड़ने की सलाह देता है। जाहिर है गुलिवर इस समय मकड़ी के दांतों के बीच उसका नाश्ता बन रहा है, इसलिए वो मुश्किल से हिल भी पा रहा है। वो नीले क्रिस्टल को तोड़ने का फैसला करता है, जिससे बिजली की एक लहर उस प्राणी के मुंह के अंदर पहुंच जाती है। अपनी तैयारियां पूरी होने के बाद आबाद अपना वाइन फैंग स्पेल चार्ज करता है और उस डरावने प्राणी पर छोड़ देता है। उसका हमला राक्षस को घायल करने में सफल होता है, लेकिन उसे मार गिराने में असफल रहता है। वे चारों ये समझकर भयभीत हो जाते हैं कि वे किस स्तर के खतरे का सामना कर रहे हैं। ये डरावनी मकड़ी स्पाइडर प्रिंसेस टेरेंटुला है और ये बिल्कुल भी प्यारी नहीं है। एक छात्र मूर्खता से नजदीकी हमला करने की उम्मीद में उस पर झपट पड़ता है, लेकिन बहुत जल्द उसे उसकी औकात दिखा दी जाती है जब एक ही वार उसके शरीर पर पड़ता है और वह जमीन पर जा गिरता है। अगली बारी सेलिया की आती है, जो घमंड से मान रही होती है कि वो एक ही हमले में लड़ाई खत्म कर देगी। प्रोमिनेंट स्पेल को सक्रिय करके वो लाल रंग की एक तीखी लेकिन विनाशकारी किरण छोड़ती है, जो प्राणी के शरीर को भेद देती है और उसे दर्द की लहरों से भर देती है। हालांकि मकड़ी एक टैंक जितनी मजबूत होती है और जल्दी ही संभल जाती है, जिससे सेलिया का तरीका भी बेकार साबित होता है। आबाद इस मौके पर उसे समझाने की कोशिश करता है और दावा करता है कि एक मेज और एक नाइट की विनाशकारी शक्ति की तुलना नहीं की जा सकती। वो रैफल नामक वाइन स्पेल छोड़ता है जो मकड़ी को अंतहीन भंवर की तरह काटने लगता है, लेकिन अपने हमले के अंत में वो ये देखकर डर जाता है कि वो प्राणी पूरी तरह सुरक्षित और जीवित है तथा उसे घूर रहा है। ये महसूस करते हुए कि उसका भाई तुरंत खतरे में है, चेल्सी उसकी मदद के लिए अपनी विंड ब्रेकर मैजिक का उपयोग करती है। फिर भी आबाद मकड़ी के पंजे से एक कट खा लेता है। हालांकि उसकी बहन का हमला अपने जादू से उस वार का असर कम कर देता है। वो उसके पास आती है और देखती है कि वह मुश्किल से अपनी बाह गंवाने से बचा है। उन्होंने इस राक्षस के खिलाफ सब कुछ आजमा लिया है, लेकिन उसकी बेहद तेज पुनर्जनन क्षमता उनके सारे प्रयासों को बेकार कर देती है। निराशा उनके दिलों में घर करने लगती है, क्योंकि क्वीन टेरेंटुला उन्हें खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है। लियो आगे आता है और समझाता है कि ये प्राणी सोलोटना की बेटी है। ये एरेबस की सेना के भीतर एक घातक राक्षस थी और एल्फ जंगल को जलाकर राख कर देने की जिम्मेदार थी। इतना ही नहीं, लियो ये भी सोचता है कि प्रोफेसर अल्बी की बाई आंख में उसने जो मना महसूस किया था, उसमें फेरी किंग के मना के संकेत मौजूद है। टेरेंटुला शापित वाइल्ड फॉरेस्ट पर शासन करती थी। उसने न केवल एल्फों के जंगल को नष्ट कर दिया था, बल्कि फेरी किंग के उस सबसे भरोसेमंद साथी को भी खा लिया था जिसने उसके खिलाफ विद्रोह किया था। उस समय लियो को विश्वास था कि लूना ने टेरेंटुला को पराजित कर दिया था, लेकिन वास्तविकता कुछ और निकलती है। टेरेंटुला जीवित बच गई थी क्योंकि उसने फेरी किंग के सहायक को निगल लिया था, जिसके पास अनंत जीवन ऊर्जा का स्रोत एक अमूल्य आर्टिफैक्ट के रूप में मौजूद था,
जिसे रिंग ऑफ लाइफ कहा जाता था। अबाद लकड़ी के लट्ठे जितना जिद्दी है और सोचता है कि यदि ये परीक्षा का हिस्सा है तो इस राक्षस को खत्म करना उसी का काम है। वो और सेलिया दोनों अपने दम पर इस प्राणी को हराने की उम्मीद में लगातार हमले करने लगते हैं। टेरेंटुला उनके प्रकोप को सहन कर लेती है, लेकिन लियो सोचता है कि ये सब बेकार है क्योंकि ये प्राणी लगातार पुनर्जीवित होता रहेगा। वास्तव में सबसे पहले उनका ही मना खत्म होगा। अंतिम प्रयास के रूप में सेलिया उससे पूछती है कि इस राक्षस से कैसे निपटा जाए। लियो समझाता है कि इसके लिए 2 लोगों की टीम वर्क की जरूरत है, लेकिन उसके सुझाव का तुरंत अबाद विरोध कर देता है, जो स्वार्थी रूप से इस राक्षस को अकेले हराना चाहता है। यही हाल सेलिया का भी है। दोनों बच्चों जैसी हरकतें कर रहे होते हैं, तब हमारा लड़का आगे आता है और उन्हें सच्चाई का एहसास कराता है कि यदि वे मिलकर इस राक्षस को नहीं हराएंगे तो वे सभी असफल हो जाएंगे। आखिरकार उसकी बात उनके दिल तक पहुंच जाती है। अबाद उनके साथ मिलकर काम करने की संभावना पर विचार करता है और सोचता है कि ऐसा संयुक्त हमला तैयार करने में अभी भी समय लगेगा जो इस प्राणी को एक ही बार में मार सके। समस्या ये है कि उनके अलावा कोई भी इस राक्षस को रोक नहीं सकता, इसलिए ये मुश्किल होने वाला है। उनकी लड़ाई में योगदान देने का फैसला करते हुए लियो कहता है कि वो उनके लिए कुछ समय खरीद सकता है। सेलिया सोचती है कि वो पागल हो गया है और उसे याद दिलाती है कि वो अभी ऑरा का उपयोग भी नहीं कर सकता। लियो पुष्टि करता है कि अपनी वर्तमान स्थिति में वह उनके लिए 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं निकाल पाएगा। जादूगर अबाद को डर है कि तब तक भी उनका संयुक्त हमला असफल हो सकता है। हालांकि लियो पूरी तरह आश्वस्त है कि ये काम करेगा और जमीन से एक हथियार उठा लेता है। वो ये भी जोड़ता है कि फायर और वाइंड एलिमेंट्स की आपस में बहुत अच्छी अनुकूलता होती है, इसलिए ये पर्याप्त होगा। अपने मतभेदों के बावजूद स्वॉर्ड प्रिंसेस और महान जादूगर सहयोगी बन जाते हैं। वही लियो उस बदसूरत मकड़ी को एक अच्छी चुनौती और अपने पिछले जीवन की याद के रूप में देखता है। लड़ाई की शुरुआत हमारे लड़के द्वारा एक तेज वार से प्राणी के एक अंग को काटकर अलग करने से होती है, जिससे बाकी 2 छात्र हैरान रह जाते हैं। वो आगे बढ़कर उस प्राणी के चेहरे को भी बुरी तरह नष्ट कर देता है और टाटारस के इस राक्षस को देखकर संतुष्ट महसूस करता है। अतीत की एक झलक में हम एक एल्फ बच्चे को डर के मारे रोते हुए भागते देखते हैं। दुर्भाग्यवश टाटारस नामक राक्षस उसे अपने जाले में फंसा लेता है। लड़का पूरी तरह उस प्राणी के जाल में जकड़ा हुआ होता है। अब उसके बच निकलने की कोई संभावना नहीं बची थी। मकड़ी तेजी से उसके पास पहुंचती है, उसे पूरा निगल जाने के लिए तैयार। लड़का अपनी माँ से मदद की गुहार लगाता है और आने वाले विनाश की प्रतीक्षा करता है। तभी एक चमकदार अस्तित्व उसके उद्धारकर्ता के रूप में प्रकट होता है। प्रकाश से बना एक अस्तित्व जो उस प्राणी को बच्चे को नुकसान पहुंचाने से रोक देता है। लूना अपने मातृभूमि में तबाही मचा रहे उस प्राणी पर क्रोधित हो उठती है और इस बात से भी कि उसने उस ठेकेदार को निगल लिया था जो एल्वेन वन का दाहिना हाथ माना जाता था। लूना दांतों वाले उस प्राणी की ओर एक प्रकाश हमला छोड़ती है। उसका जादुई हमला टाटारस को घेर लेता है, उसे एक पिंजरे में कैद कर देता है और फिर उस पर बिजली का एक विशाल स्तंभ गिराता है। लूना को उम्मीद नहीं थी कि एरेबोस की सेना एल्वेन वन तक पहुंचकर उस पर भी कब्जा कर चुकी होगी। उस समय अपने मूल जीवन में लियो उस बच्चे को मुक्त कराने का जिम्मेदार बना था और जाल से निकलने में उसकी मदद की थी। अब वर्तमान दृश्य पर लौटते हैं, जहां वह हाथ में कुल्हाड़ी लिए खड़ा है और अपने साथियों के लिए समय खरीदने को तैयार है। फिर भी अपने ऑरा के बिना वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। चेल्सी से मदद मांगते हुए लियो उसे निर्देश देता है कि वो एलिमेंटल मैजिक का उपयोग करके अपने हथियारों को उसकी ओर लक्षित करे। वो एक हमले से फुर्ती से बच निकलता है। उसकी अपार गति को देखकर चेल्सी को चिंता होती है कि कहीं वह इसी रफ्तार में हमले की चपेट में ना आ जाए। हालांकि लियो जोर देकर कहता है कि यदि वो जल्दी करे तो उसे कुछ नहीं होगा। चेल्सी अपना जादू सक्रिय करती है और उसके लिए किसी भी प्रकार का हथियार बनाने को तैयार हो जाती है। लियो कहता है कि जब तक वो काम करे कोई भी हथियार ठीक है। वो उसके लिए एक हथियार बनाती है, जबकि लियो अनुमान लगाता है कि वह एक सिमिटर और एक बास्टर्ड स्वॉर्ड तैयार कर रही है। दोनों हथियार हाथ में आते ही लियो वारों की बौछार कर देता है और मकड़ी को लगातार काटने लगता है। हर बार जब एक हथियार टूट जाता है, चेल्सी उसकी ओर दूसरा भेज देती है। वो एक डैगर और एक बैटल एक्स पकड़ लेता है। लियो की चौंका देने वाली
और अत्यधिक शारीरिक क्षमताओं ने चेल्सी को भीतर तक हिला दिया है। यहाँ तक कि वो सोचने लगती है कि वो मार्शल आर्ट्स का विशेषज्ञ है। यहाँ तक कि अबाद भी उसे शक्तिशाली मानने से खुद को रोक नहीं पाता। फिर भी वो अजेय नहीं है, क्योंकि एक तेज कट उसके चेहरे को छू जाता है। लियो सोचता है कि यदि वो यहाँ और अभी एक बेवकूफ मकड़ी को भी नहीं रोक सकता, तो उसके दोस्त परलोक में कभी उसका मजाक उड़ाना बंद नहीं करेंगे। वो और अधिक तीव्रता से हमला करता है और मकड़ी को काटते हुए एक और हथियार मांगता है। दुर्भाग्यवश चेल्सी के पास अब कोई हथियार नहीं बचा होता, जिससे वो हैरान रह जाता है। सौभाग्य से सेलिया अपना अंतिम हमला पहले ही तैयार कर चुकी होती है। वो आग का एक गर्जन करता हुआ सर्पिल छोड़ती है, जो उस प्राणी को भस्म कर देता है और उसे एक ही बार में पराजित कर देता है। रिंग ऑफ लाइफ उसके शरीर से बाहर गिर जाती है और अंततः राक्षस वश में कर लिया जाता है। सेलिया जमीन पर गिर पड़ती है और इस बात के लिए आभारी होती है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। फिर भी वो 5 मिनट तक टार्टरस को रोके रखने में लियो के अमानवीय प्रदर्शन के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती। सेलिया उसकी प्रशंसा करने की कोशिश करती है, लेकिन चेल्सी उससे भी तेज निकलती है। वो उसकी सबसे बड़ी प्रशंसक बन चुकी है और सोचती है कि उसका अभी का प्रदर्शन किंवदंतियों के नायकों के बराबर था। लियो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता, लेकिन ये लड़की उसके लिए पूरी तरह दीवानी हो चुकी है, क्योंकि वो बैटल मेज स्पेशलिस्ट बनना चाहती है। वो उससे सीखने की विनती करती है। मजेदार बात यह है कि सेलिया उम्मीद कर रही होती है कि चेल्सी को उससे विशेष प्रशिक्षण मिले, ताकि उसे असली कष्ट का स्वाद मिल सके। खैर, हमारा लड़का रिंग ऑफ लाइफ उठा लेता है, जिससे प्रिंस सिलिड एक परी के रूप में प्रकट होते हैं। वो उनका नाम लेकर उनकी याददाश्त को फिर से जागृत करता है। ये सुनकर वो वापस अंगूठी के भीतर चले जाते हैं और सिलिड को फेरी किंग के रूप में स्वीकार करते हैं। ये सब प्रोफेसर अल्बी द्वारा आई ऑफ मना की खोज कर लेने की वजह से संभव हुआ। परीक्षण क्षेत्र की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। टाई स्टेज को पार करने पर उन्हें फेरी किंग्स प्लेज का पुरस्कार मिला है। स्थानांतरण होने से पहले लियो अपने पिछले जीवन के किसी व्यक्ति को पहचान लेता है। अब आगे बढ़ते हैं अकादमी के प्रिंसिपल कैलन बैडियन की ओर, जो पश्चिमी क्षेत्र की परीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा कर रहे हैं। उनका सहायक सोचता है कि अल्बी की सख्त शर्तों के कारण आखिर कितने छात्र परीक्षा में पास हुए होंगे। प्रधानाचार्य ये देखकर काफी आश्चर्यचकित होते हैं कि 40 छात्र परीक्षा से सफल होकर निकले हैं। हालांकि ये संख्या फिर भी बहुत अधिक नहीं है। वो ज्यादा निराश नहीं होते, क्योंकि उन्हें लगा था कि अधिकतम 10 छात्र ही पास हो पाएंगे। इसके बावजूद ये एक बड़ी उपलब्धि है। सेलिया और अबाद उनकी अपेक्षाओं के अनुसार शीर्ष उम्मीदवार प्रतीत होते हैं। प्रधानाचार्य ने यह भी सुना कि किसी छात्र को उस वर्ष का प्रतिनिधि बनने के लिए अनुशंसित किया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि स्वयं अल्बी ने किसी छात्र की सिफारिश की है। वे लगभग निश्चित थे कि ये उम्मीदवार या तो जर्डिंगर परिवार का होगा या फिर लेवेलिन उम्मीदवार होगा, लेकिन जैसा कि पता चलता है, ये उम्मीदवार कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में पहले किसी ने सुना तक नहीं था। एक ऐसा नाम जिसने प्रदर्शन के मामले में सेलिया और अबाद दोनों को पीछे छोड़ दिया था। अब हम प्रोफेसर अल्बी की ओर आते हैं, जो लड़के की क्षमताओं का गहराई से आकलन कर रहे हैं। उन्होंने नाइट डिवीजन के प्रतिनिधि के रूप में छात्र लियो प्लाउब की सिफारिश की थी। प्रोफेसर के मुंह से इस प्रतिभाशाली छात्र की इतनी प्रशंसा सुनकर प्रधानाचार्य हैरान रह जाते हैं। उन्होंने विशेष रूप से इस उम्मीदवार को ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया था जिसमें एक हीरो जैसी प्रतिभा मौजूद है। अब जब परीक्षा पूरी तरह समाप्त हो चुकी है, हमारा लड़का अकेले ही एक गर्म सोना का आनंद ले रहा है और उसकी गर्माहट का आनंद उठा रहा है। परीक्षा पास करने का पुरस्कार फेरी किंग्स प्लेज है। सामान्यतः किसी हीरो की लिविंग वर्ल्ड को क्लियर करने पर कोई विशेष पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अजीब बात यह है कि उसे एक पुरस्कार मिला, मानो वो एक अपवाद हो। लियो समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हुआ, और तभी वो अपनी माँ को अपने सामने खड़ा देखता है। वो उससे पूछती है कि क्या वह जानता है कि उसे हाउस ऑफ जर्डिंगर से क्यों निकाल दिया गया था। एक सहयोगी को बचाने की कोशिश में उसने नियंत्रण खो दिया था और जर्डिंगर की ज्वालाओं को मुक्त कर दिया था, लेकिन उसने कभी भी अपने उस निर्णय पर पछतावा नहीं किया, यहाँ तक कि आज भी नहीं। अपने इकलौते बेटे पर ध्यान केंद्रित करते हुए वो चाहती है कि उसकी अद्भुत प्रतिभा सही दिशा में आगे बढ़े। साथ ही उसे अकादमी में प्रवेश मिलने पर वो उसे बधाई देकर सबसे अधिक प्रसन्न होती है।
गौरवशाली लुमेरिया सिटी में कदम रखते ही छात्रों से कहा जाता है कि वे द्वार के बाहर जाने से पहले अपना सामान इकट्ठा कर लें। लुमेरिया इस दुनिया का केंद्र है और इसकी सबसे प्रतिष्ठित संस्था लुमीना एकेडमी है। आखिरकार लियो के पहुंचने पर उसका चाचा उससे मिलने आता है और परीक्षा पास करने की बधाई देता है। लियो सोचता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है और उसे पता चलता है कि हाउस जर्डिंगर इस समय एक ऐसे विवाद को सुलझाने में व्यस्त है जो कम से कम 1 महीने से चल रहा है। उसका चाचा उससे पूछता है कि क्या वह इस संघर्ष का कारण जानता है। लियो सोचता है कि शायद इसका संबंध फीनिक्स ब्रेथ की विरासत से है। उसका चाचा पुष्टि करता है कि बात बिल्कुल यही है और हालांकि उसकी बड़ी बहन जर्डिंगर कबीले का हिस्सा नहीं है, फिर भी लियो उसका बेटा होने के कारण इससे जुड़ा हुआ है। इसके अलावा कबीले के बुजुर्ग पश्चिमी परीक्षा में उसकी सफलता से बेहद प्रभावित है, जो अत्यधिक कठिन मानी जाती है। लियो को एक विशेष सबस्पेस की दी जाती है जिसे वो तुरंत एक आदेश बोलकर उपयोग करने का फैसला करता है। इससे एक विशेष पुस्तक तक पहुंच खुल जाती है। फिर उसका चाचा उसे निर्देश देता है कि वो पुस्तक के पन्नों पर अपना रक्त लगाए। लियो उसके निर्देशों का पालन करते हुए अपने अंगूठे को काटता है और रक्त की बूंदें पन्नों पर गिरा देता है। अब जब उसने अपना रक्त साझा कर दिया है तो उसे पुस्तक के भीतर मौजूद जानकारी तक पहुंच मिल जाती है। कोई और उस जानकारी को नहीं जान पाएगा और यद्यपि जर्डिंगर परिवार की तकनीकों में महारत हासिल करना आसान नहीं है, उसका चाचा लड़के की प्रतिभा पर भरोसा करता है और मानता है कि वो बहुत जल्द इसका अभ्यस्त हो जाएगा। इसके साथ ही वो आधिकारिक रूप से उसका हाउस ऑफ जर्डिंगर में स्वागत करता है। उनकी मुलाकात के बाद सेलिया किसी अज्ञात स्थान पर लियो से मिलने का अनुरोध करती है। अचानक एक लड़की उससे टकरा जाती है जिससे दोनों गिर पड़ते हैं। चश्मा पहने ये लड़की जल्दी जल्दी अपनी किताबें समेटती है और अपनी लापरवाही के लिए माफी मांगती है। वो वहां से चली जाती है। तभी लियो को उसका कार्ड दिखाई देता है। वो उसे उठाता है और क्लोई मुलर के बारे में जानता है, जो अकादमी की एक प्रथम वर्ष की छात्रा है। लियो दरवाजा खोलता है और वहां उसे नाराज सेलिया मिलती है, जो उसे याद दिलाती है कि उन्हें खरीदारी के लिए बहुत सारी चीजें लेनी है और वो पहले ही देर कर चुका है। वो माफी मांगता है क्योंकि यहाँ आने से पहले उसकी अप्रत्याशित रूप से अपने चाचा से मुलाकात हो गई थी। खुशी से भरी सेलिया उत्सुकता पूर्वक पूछती है कि आखिर हुआ क्या था। उसके सवाल का जवाब देने के लिए लड़का जर्डिंगर परिवार की ज्वालाओं को नियंत्रित करता है और पूछता है कि क्या वह इसे सही तरीके से कर रहा है। ये देखकर वो पूरी तरह अविश्वास में पड़ जाती है। आत्मविश्वासी लियो ने 1 महीने से भी कम समय में उस गुप्त तकनीक में महारत हासिल कर ली थी। उसकी अविश्वसनीय उपलब्धि उसे स्तब्ध कर देती है और वो सोचने लगती है कि क्या वो सचमुच इंसान भी है। उसी दिन बाद में स्वॉर्ड प्रिंसेस और फॉरगॉटन हीरो पास में किनारे लगते हुए एक जहाज को देख रहे होते हैं। प्रोफेसर एन लैंडियो अपना परिचय नाइट क्लास के इंस्ट्रक्टर के रूप में देते हैं। वो चाहते हैं कि छात्र तुरंत जहाज पर सवार हो जाएं, क्योंकि वे जल्द ही ल्यूमेन के लिए रवाना होने वाले हैं। यात्रा शुरू होती है और छात्र आराम से अपना समय बिताने लगते हैं। लियो और सेलिया एक जोड़े की तरह दिखाई देते हैं, जिससे एक आत्मविश्वासी युवक ऐसी टिप्पणी कर देता है जो सेलिया को परेशान कर देती है। ये मोइरा राज्य का एक अल्केमिस्ट है और एक व्यापारी है जिसके पास बेचने के लिए सब कुछ है। वो इस जोड़े के साथ व्यापार करने की कोशिश करता है ताकि यदि उन्हें स्कूल में किसी सामान की आवश्यकता पड़े तो वो मदद कर सके। लियो अपनी छात्र पहचान के साथ अपना परिचय देता है और समझाता है कि वो डेलार्ड राज्य से संबंधित है। थॉमस ये सुनकर स्पष्ट रूप से हैरान हो जाता है, क्योंकि उस राज्य ने कठिन रास्ता चुना था। लियो उस बात पर चर्चा करना चाहता है जो सभी के मन में है, क्योंकि उसे पूरा माहौल थोड़ा अजीब लग रहा है। सब कुछ बहुत शांत प्रतीत हो रहा है, जबकि सेलिया का मानना है कि परीक्षा पास करने के बाद नए छात्रों को सामान्य रूप से ऐसा ही व्यवहार मिलता है। लड़का अपना ध्यान उनके इंस्ट्रक्टर की ओर करता है, जबकि थॉमस भी सेलिया की बात से सहमत होता है। अचानक जहाज जोर से हिलता है, क्योंकि समुद्र से एक विशाल टेंटेकल ऊपर उठता है। वो लगभग थॉमस को कुचल ही देता है, जबकि बाकी छात्र अपने इंस्ट्रक्टर से हस्तक्षेप करने की विनती करने लगते हैं। आराम से अपनी वाइन पीते हुए उनका शिक्षक उनका मजाक उड़ाता है कि उन्होंने मदद मांगने के बारे में सोचा भी कैसे। वो उन्हें याद दिलाता है कि ल्यूमेन अकादमी के छात्रों से खतरे के समय अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की अपेक्षा की जाती है, इसलिए ये एक ऐसी चुनौती है
जिसे उन्हें स्वयं पार करना होगा। उनका सामना सबसे भयानक जीवों में से एक से है। एक विशाल क्रैकेन छात्रों को घूर रहा है। इस तनावपूर्ण स्थिति में भी भूला हुआ नायक शांत रहता है और अपनी तलवार से उस प्राणी के टेंटेकल को काट देता है। सेलिया भी अपने दम पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। स्वॉर्ड प्रिंसेस के अग्निमय हमले का अनुभव करने के बाद क्रैकेन पानी की तेज बौछार से प्रतिक्रिया करता है, जिससे सेलिया पूरी तरह भीग जाती है। राक्षस थॉमस को पकड़ लेता है, जो लगातार चिल्ला रहा होता है। ये देखकर सेलिया और लियो दोनों पूरी गति से दौड़ते हैं ताकि उस प्राणी को काट गिराए। अल्केमिस्ट अपनी हैरानी प्रकट करता है। उसे उम्मीद थी कि स्वॉर्ड प्रिंसेस अपनी प्रतिष्ठा के कारण अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि एक और छात्र भी उतना ही खतरनाक साबित होगा। बेचारा थॉमस लगभग एक जमे हुए टेंटेकल के नीचे कुचल जाता है और उस व्यक्ति पर चिल्लाता है जो अभी उसे मार ही देता। क्लोई, वही चश्मा पहनने वाली लड़की जो हमारे लड़के से टकराई थी, आइस मैजिक का उपयोग कर रही है और अकेले ही राक्षस को रोके हुए है। वो अल्केमिस्ट को ताना मारती है, जो पीछे रहने के बजाय लड़ाई में बेवजह बोझ बन रहा है। थॉमस स्वीकार करता है कि उसके जैसे लोग उनसे कमजोर लोगों की मदद की कोई परवाह नहीं करते। एक और टेंटेकल के टूटने के साथ हमें अबाद और चेल्सी की जोड़ी को मैदान में आते देखने का मौका मिलता है। दोनों कुलों के बीच की प्रतिद्वंद्विता अभी भी समाप्त नहीं हुई है। फिर भी बैटल मेज अपनी दुश्मनी के बावजूद अपनी नजरें हमारे लड़के पर टिकाए हुए है। झील में मौजूद अनेक राक्षस अकादमी की ओर बढ़ रहे हैं और इंस्ट्रक्टर को लगता है कि नए छात्रों के लिए इससे बेहतर स्वागत समारोह नहीं हो सकता। अपनी वाइन का आनंद लेते हुए वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों पर टिप्पणी करता है। चेन, सेलिया, अबाद, क्लोई, वाल्डेन और अंत में ड्यूरन मोइरा, प्रत्येक क्षेत्र के कप्तान इस खतरे के विरुद्ध शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि उनके अलावा एक ऐसा छात्र भी है जिसने उन सब के प्रदर्शन को पीछे छोड़ दिया है। एक अज्ञात नया छात्र जिसके पास किसी भी क्षेत्र में कोई प्रमुख प्रभुत्व नहीं है। उसकी तलवारबाजी पूर्णता की परिभाषा है और वो ऐसे प्रतिक्रिया दे रहा है मानो हर हमले की भविष्यवाणी पहले से कर रहा हो। इंस्ट्रक्टर खुश है कि उसे अपनी कक्षाओं में उस लड़के की पूरी क्षमता देखने का अवसर मिलेगा। खैर, बेकार अल्केमिस्ट जल्दी ही अपनी सभी पोशंस खत्म कर देता है और अंततः वे अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं। जहां से उतरते हुए इंस्ट्रक्टर छात्रों से अपेक्षा करता है कि वे राक्षसों के इस व्यवहार के आदी हो जाएं, क्योंकि उन्हें भविष्य में इसका बहुत सामना करना पड़ेगा। अब शानदार प्रवेश हॉल को देखने का समय है। ल्यूमिना अकादमी के प्रशिक्षण मैदान असाधारण है। अनेक दर्शक आशा कर रहे हैं कि नए छात्र शानदार प्रदर्शन करेंगे। प्रवेश समारोह जल्द ही शुरू होने वाला है। नाइट डिवीजन को उनके इंस्ट्रक्टर द्वारा एकत्र किया जाता है, जो चाहते हैं कि कप्तान पंक्ति के सामने आ जाए। अकादमी के हेडमास्टर घोषणा की देखरेख करते हैं और इस वर्ष के हीरो कैंडिडेट से महान उपलब्धियों की अपेक्षा रखते हैं। किलियन छात्रों पर जोर देते हैं कि यदि वे कभी शक्तिशाली हीरो बनना चाहते हैं तो उन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी होगी और हमेशा अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने की अपेक्षा रखनी होगी। अपनी मुट्ठी जमीन पर मारते हुए हेडमास्टर का मानना है कि यदि वे अभी बताई गई न्यूनतम बातों को भी पूरा नहीं कर सकते तो उनका इस प्रतिष्ठित संस्थान में कोई स्थान नहीं है। और फिर अगले ही पल वह एक दादाजी की तरह व्यवहार करने लगते हैं, मानो उन्होंने अभी सबको बुरी तरह डराया ही न हो। किलियन ये पूछते हैं कि अचानक सब लोग इतने शांत क्यों हो गए हैं। एक शानदार स्वॉर्ड मास्टर के रूप में उनकी चमकदार प्रतिष्ठा और छवि धीरे धीरे दिन ब दिन धूमिल होती जा रही है। इसके बाद नए छात्रों के प्रतिनिधि का भाषण होना है। एक ऐसा नाम जिसका प्रथम वर्ष के छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये सेलिया, अबाद, क्लोई या कोई और नहीं है। केवल लियो प्लाव का नाम पुकारा जाता है, जिससे स्वयं वो भी हैरान रह जाता है। वो तुरंत प्रोफेसर की ओर मुड़ता है और समझ जाता है कि अवश्य ही उन्होंने उसकी सिफारिश की होगी। लियो मंच पर पहुंचता है और अपने भाषण के माध्यम से प्रोफेसरों और वरिष्ठ छात्रों को संबोधित करता है। इस दौरान कई छात्र इस अज्ञात छात्र की चर्चा को लेकर आपस में बहस कर रहे होते हैं। उन्हें नहीं पता कि क्या हुआ है या वो आखिर है कौन। भाषण थकाऊ ढंग से समाप्त होता है और फिर लियो प्लाव से वर्ष के प्रतिनिधि के रूप में उसके लक्ष्यों के बारे में पूछा जाता है। वो समझ जाता है कि उनका उद्देश्य जानबूझकर उसके पीछे खड़े प्रतिभागियों को उकसाना है। लियो बहुत विनम्र
और पेशेवर तरीके से अपने शब्द प्रस्तुत करता है, जिससे अन्य इंस्ट्रक्टर्स का ध्यान उसकी ओर जाता है। उन्हें लगता है कि ये एक बहुत शांत समारोह रहने वाला है, लेकिन तभी हमारा लड़का सबको चौंका देता है और खुलेआम घोषणा करता है कि जो भी उसकी स्थिति को चुनौती देना चाहता है वो उसे स्वीकार करने के लिए तैयार है। ये आक्रामक और साहसी घोषणा शीर्ष रैंकर्स को उकसा देती है, लेकिन लियो को वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका मुकाबला किससे होने वाला है। घोषणा समाप्त होने के बाद छात्र अपने अपने डॉर्मेट्री में चले जाते हैं। अगले दिन से एक सप्ताह तक एक्सप्लोरेटरी क्लासेस चलेंगी। ये छात्रों के लिए एक विशेष अवधि है जिसमें वे कोई भी कक्षा चुन सकते हैं, जो बाद में उन्हें अपने 3 मुख्य विषय चुनने में सहायता करेगी। छात्रों को तुरंत आराम करने की सलाह दी जाती है ताकि पहले ही दिन वे कक्षा के लिए देर न करें। लियो का कमरा थॉमस के कमरे के ठीक बगल में निर्धारित किया जाता है, जो अगले दिन की पहली कक्षा को लेकर उत्साहित है। दोनों एक दूसरे को शुभरात्रि कहते हैं और लियो अपने बिस्तर पर गिर पड़ता है। उसका मन इस सोच में व्यस्त है कि उसे अकादमी में आखिर क्या हासिल करना है। सर्वश्रेष्ठ संस्थान में अपनी जगह बनाने के बाद वो अपने लंबे समय से खोए हुए हीरो रिकॉर्ड को खोजने की आशा करता है। अगले दिन कैफेटेरिया में थॉमस हमारे लड़के के साथ बैठना चाहता है, जिसे इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता और वो उसकी बात मान लेता है। लियो को एक परेशान करने वाला आगंतुक मिलता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वो नहीं पहचानता। ये सेंट्रल रीजन का ड्यूरन है और वो ये पुष्टि करने आया है कि घोषणा के दौरान दी गई चुनौती वास्तव में गंभीर थी या नहीं। लियो समझता है कि उसका भाषण पूरी तरह उकसाने वाला था। आखिरकार उसने खुले तौर पर किसी भी अजनबी को आक्रामक तरीके से उसे चुनौती देने का निमंत्रण दिया था। ड्यूरन खुद को सेंट्रल रीजन का बड़ा खिलाड़ी समझता है, लेकिन लियो को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है और वो अपना फ्रूट जूस पीता रहता है। खुद को हल्के में लिए जाने से नाराज ड्यूरन एक जबरदस्त किक मारता है, जिससे मेज हवा में उड़ जाती है। हालांकि लियो की अमानवीय गति उसे सारी सामग्री को फिर से व्यवस्थित करने और अपना परफेक्ट चीज़बर्गर दोबारा तैयार करने में मदद करती है। ये व्यक्ति शालीनता की मिसाल है, क्योंकि उसने इस पूरे मौके को अपने भोजन का हिस्सा बना लिया। लियो उसे उकसाते हुए कहता है कि वो मुफ्त का खाना यूं बर्बाद होते नहीं देख सकता था। दूसरी ओर ड्यूरन उसकी हर बात के साथ उसे मार डालने के मूड में आता जा रहा है। उसका मानना है कि नया छात्र प्रतिनिधि उससे कहीं अधिक कमजोर है और उसका अहंकार ये बात सहन नहीं कर सकता। लड़ाई में हस्तक्षेप करते हुए उनका इंस्ट्रक्टर आराम से दोनों छात्रों के कंधों पर अपने हाथ रख देता है। वो विनम्रता से उनके पदों का उल्लेख करता है, एक वर्ष का प्रतिनिधि और दूसरा अपने क्षेत्र का कप्तान। इंस्ट्रक्टर उम्मीद करता है कि वे पहले ही दिन लड़ाई करने के लिए उचित दंड पाने के लिए तैयार होंगे। उनके चेहरों को देखकर साफ पता चलता है कि दोनों मदद की गुहार लगा रहे हैं। अब नाइट डिपार्टमेंट की पहली एक्सप्लोरेटरी क्लास की ओर चलते हैं। किसी कारण से सेलिया इस बात को लेकर चिंतित है कि लियो अभी तक वहां क्यों नहीं पहुंचा। आखिरकार वो दिखाई देता है, पूरी तरह थका हुआ और हांफता हुआ। उसकी हालत सेलिया का ध्यान आकर्षित करती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो किसी से लड़कर आया है। फिलहाल लियो कुछ भी बताने का निर्णय नहीं करता। क्लास शुरू होने वाली है। एन अपना परिचय प्रथम वर्ष की नाइट क्लासों के इंस्ट्रक्टर के रूप में देते हैं। थॉमस ध्यान देता है कि ड्यूरन और लियो के संबंध पहले ही खराब हो चुके हैं, जबकि उनके शिक्षक एन मना से प्राप्त होने वाली 3 मुख्य शक्तियों के बारे में बात करते हैं। पहली है मैजिक एनर्जी, दूसरी है सोल एनर्जी और अंत में आती है ऑरा। इन तीनों में ऑरा को नियंत्रित करना सबसे कठिन माना जाता है। सेलिया जोड़ती है कि इसका कारण ये है कि ऑरा में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान मना अपनी तरलता खो देता है। उसका उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि मैजिक और सोल एनर्जी सामान्यतः मना को उसकी प्राकृतिक अवस्था में उपयोग करती है, लेकिन दूसरी ओर ऑरा मना को अवशोषित करके उसे शरीर के अनुकूल रूप में परिवर्तित कर देती है। वो प्रदर्शित करते हैं कि ऑरा कैसी दिखती है और पूछते हैं कि क्या उनमें से कोई जानता है कि शरीर से उत्पन्न इस संसाधित ऑरा का उपयोग कैसे किया जाता है। अपने विचारों को एकत्र करने के बाद भी सेलिया कोई उचित उत्तर नहीं दे पाती। नए छात्रों का प्रतिनिधि चुप्पी तोड़ता है और समझाता है कि ऑरा की शक्ति का उपयोग करने के लिए मना को जलाना पड़ता है। जैसा कि इंस्ट्रक्टर बताते हैं, वो सही निष्कर्ष पर पहुंचा है, जिसके बाद वो पूछते हैं कि मना को जलाने की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। लियो तुरंत उत्तर देता है कि वो स्टैमिना है,
लड़के की ऑरा संबंधी समझ से प्रभावित होकर एन पूछते हैं कि क्या उसने पहले कभी इस विषय का अध्ययन किया है। पता चलता है कि उसने ऐसा नहीं किया, जो एक बार फिर बेहद प्रभावशाली बात है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने ऑरा का अध्ययन तक नहीं किया, किसी तरह उसकी वास्तविक प्रकृति को गहराई से समझने में सफल रहा। सैद्धांतिक व्याख्या को समाप्त करने का निर्णय लेते हुए एन सोचते हैं कि अब थोड़ा अभ्यास करने का समय आ गया है। अपनी ऑरा का उपयोग करके वो एक लहर जैसी संरचना बनाते हैं जिसे ऑरा स्टेप कहा जाता है। ये मूल रूप से पैरों में ऑरा शक्ति को केंद्रित करने पर आधारित है। एन जमीन पर उतरते हैं और उत्साहित होकर बताते हैं कि ऑरा के उपयोग लगभग असीमित है। कुछ अन्य छात्र प्रयोग करते हैं और आपस में अभ्यास लड़ाइयाँ करते हैं, जबकि सेलिया हमारे लड़के को छेड़ती है। वो उसे ऑरा स्टेप सिखाने के लिए तैयार है, बशर्ते वो उसे बहन कहकर बुलाए। लियो को उसकी मदद की कोई विशेष आवश्यकता महसूस नहीं होती, क्योंकि वो ऑरा के सिद्धांतों को जानकर ही संतुष्ट है। एक ओर खड़े ड्यूरन को देखकर इंस्ट्रक्टर सोचते हैं कि कैफेटेरिया में हुई हलचल पर बात करने का ये सही समय है। चेल्सी जैसे कुछ छात्रों को नहीं पता कि वहां क्या हुआ था, और थॉमस अपनी टिप्पणियों से उनकी जिज्ञासा और बढ़ा देता है। इंस्ट्रक्टर दोनों लियो और ड्यूरन को सामने बुलाते हैं। सबसे पहले एन ड्यूरन से पूछते हैं कि उसे इतना गुस्सा किस बात ने दिलाया। ड्यूरन का उपेक्षापूर्ण उत्तर सुनने के बाद इंस्ट्रक्टर एक उपयुक्त सुझाव देने का निर्णय लेते हैं। वो चाहते हैं कि सेंट्रल रीजन का कप्तान और नए छात्रों का प्रतिनिधि एक दौड़ प्रतियोगिता में आमने सामने हो, ताकि तय हो सके कि कक्षा का नेतृत्व करने के लिए कौन अधिक उपयुक्त है। एन बताते हैं कि दोनों छात्रों को बिना किसी प्रतिबंध के अपनी ऑरा का उपयोग करने की अनुमति होगी, जो ड्यूरन के लिए एक बड़ा लाभ प्रतीत होता है। प्रतियोगिता का दिन आ चुका है। थॉमस, जो स्वयं को व्यवसाय का विशेषज्ञ मानता है, एक सट्टेबाजी प्रणाली चलाने में व्यस्त है। पहला प्रतिभागी है मोइरा हाउस का प्रतिभाशाली सदस्य और लाइटनिंग ऑरा का मास्टर ड्यूरन। उसके सामने है एक ऐसा डार्क हॉर्स जिसके पास कोई विशेष पृष्ठभूमि नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने विभिन्न क्षेत्रों के कप्तानों को भी पीछे छोड़ दिया और नए छात्रों का प्रतिनिधि बन गया। लियो प्लाउव। छात्र नए प्रतिनिधि से बड़ी उम्मीदें लगाए हुए हैं। आखिरकार वे ये देखकर बेहद निराश है कि वो ऑरा स्टेप जैसी साधारण तकनीक तक का उपयोग नहीं कर सकता। वे सभी सोचते हैं कि उसका पद उचित नहीं है और सेंट्रल रीजन के कप्तान जैसा व्यक्ति प्रतिनिधि बनने के लिए अधिक योग्य है। ये समझते हुए कि शुरुआत का सही समय आ गया है, एन नियम बताते हैं, जो पहले फिनिश लाइन को छुएगा वही विजेता होगा और उसका प्रतिद्वंदी परिणाम को बिना किसी आपत्ति के स्वीकार करेगा। दौड़ शुरू होने वाली है। यहाँ तक कि सेलिया भी मानती है कि ये प्रतियोगिता लियो के लिए जीतना कठिन है। ड्यूरन की विशेषता गति है और उसके पास अत्यंत तेज लाइटनिंग ऑरा भी है। इन परिस्थितियों के बावजूद सेलिया आशा करती है कि लियो सबकी अपेक्षाओं को गलत साबित करते हुए असंभव को संभव कर देगा। दौड़ शुरू होती है और ड्यूरन तेजी से आगे निकल जाता है। जैसे ही प्रोफेसर ने गो कहा, दोनों प्रतियोगी बिजली की गति से दौड़ पड़े। ड्यूरन मोइरा ने स्वयं को लाइटनिंग ऑरा से ढक लिया, इस विश्वास के साथ कि उसकी गति लियो को बहुत पीछे छोड़ देगी। बेहतरीन दौड़ने की शैली के साथ हमारा लड़का शुरुआती रेखा के पास की कमजोर छिनटाक्षी से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ, जैसा कि भीड़ ने उम्मीद की थी। ऐसा लग रहा था कि सेंट्रल रीजन का शानदार प्रतिनिधि इस ट्रैक को बहुत जल्दी पूरा कर देगा। दूसरी ओर नए छात्रों का प्रतिनिधि पीछे छूटता दिखाई दे रहा था। लियो ने अपनी गति बढ़ाने के लिए अपने पैरों में थोड़ा सा ऑरा प्रवाहित करना शुरू किया। दर्शकों ने तुरंत उसे ऐसा व्यक्ति घोषित कर दिया जिसने किसी तरह धोखे से प्रतिनिधि का पद हासिल कर लिया था। भीड़ के बीच, जहां लगभग सभी उसके खिलाफ थे, एक अकेली समर्थक उसकी हौसला अफजाई कर रही थी। चेल्सी लेवेलिन की उत्साहित समर्थन भरी आवाज सबसे अलग सुनाई दे रही थी। अपने प्रतिद्वंदी को हराने पर केंद्रित ड्यूरन लगातार अपने परिवार की पहचान मानी जाने वाली विशेषता को साबित कर रहा था। वो सचमुच बिजली की तरह तेज था। उसे इतनी कम अवधि में ट्रैक का आधा हिस्सा पार करते देखकर कार्ल अपने दोस्त को लेकर चिंतित हो गया। ऐसा लग रहा था कि यदि लियो ने कुछ अलग नहीं किया तो हार निश्चित है। तब उस युवक ने ट्रैक के चारों ओर नजर दौड़ाई। सबकी हैरानी के बीच उसने अपनी गति बढ़ाने के बजाय कम कर दी। जब उसकी गति पूरी तरह रुक गई तो लियो ट्रैक छोड़कर दीवारों की ओर दौड़ने लगा। ये सच है कि सेलिया जर्डिंगर उस पर विश्वास करती है,
लेकिन उसके इस व्यवहार की कोई तार्किक व्याख्या नहीं थी। वो एक मूर्ख जैसा दिखाई दे रहा था, जबकि सभी दर्शक उलझन, हैरानी और भ्रम में थे। लियो अपने पैरों में ऑरा की घनता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। कई लगातार अमानवीय छलांगों के साथ वो ट्रैक से पूरी तरह बाहर घास पर पहुंच गया और अंततः दर्शक दीर्घा में छलांग लगा दी। उसने मुड़कर देखा और बिना किसी चिंता के ड्यूरन को अपनी स्थिर गति के साथ बढ़त बनाते हुए देखता रहा। लियो के पैरों में ऑरा की घनता अपने चरम पर पहुंच गई और उसके पैरों में मौजूद अग्निमय शक्ति उस स्थान को तोड़ने लगी जहां वो खड़ा था। एक शक्तिशाली छलांग के साथ उसने अपार गति प्राप्त करते हुए स्वयं को वापस ट्रैक की ओर उछाल दिया। उसका प्रभाव इतना जबरदस्त था कि उसकी छलांग के पीछे एक छोटा विस्फोट हो गया, जिसने एक पल के लिए ड्यूरन का ध्यान भटका दिया। उसी विस्फोट से लियो एक लाल उल्का की तरह उड़ता हुआ बाकी ट्रैक पार करने लगा। वो अपने प्रतिद्वंद्वी के पास से गुजरते हुए उसे धीमा कहकर चिढ़ाने से भी नहीं चूका। वो तेजी से बढ़ती हुई लाल उल्का जल्द ही फिनिश लाइन तक पहुंच गई। उसकी सुंदर लैंडिंग देखने लायक थी। कुछ मीटर दूर खड़ा ड्यूरन स्तब्ध होकर ये सब देख रहा था। उसकी लाइटनिंग क्लोक समाप्त हो चुकी थी। ये पूरी तरह और स्पष्ट रूप से उसकी हार थी। लियो ने अपना सिर पीछे झुकाया और आत्मविश्वास से मुस्कुराया। वो जीत गया था। हालांकि दर्शक दीर्घा को काफी नुकसान पहुंचा था, फिर भी उसके लिए ये कीमत उचित थी। जो भीड़ कुछ क्षण पहले तक उसका मजाक उड़ा रही थी, अब पूरी तरह हैरान थी। वे जानते थे कि उन्होंने अभी जो देखा वो कोई मामूली बात नहीं थी। उनकी जानकारी के अनुसार ड्यूरन प्रथम वर्ष के छात्रों में सबसे तेज था। ये सोचना भी असंभव लगता था कि कोई उसे हरा सकता है। इसके अलावा वो ऐसे लड़के से हार गया था जिसने अभी तक ऑरा को ठीक से सीखा भी नहीं था। भीड़ में मौजूद लोगों में से कुछ ही ऐसे थे जिन्होंने वास्तव में समझा कि लियो ने क्या किया था, और उनमें से एक सेलिया थी। वो जानती थी कि उसने ऑरा स्टेप का उपयोग नहीं किया था। जो उसने दिखाया था वो पूर्ण रूप से फीनिक्स स्टेप था। चूंकि लियो जीत गया था, इसलिए कार और चेल्सी खुशी से भर गए और अपने मित्र की जमकर प्रशंसा करने लगे। प्रोफेसर चुपचाप उस चीज पर विचार कर रहे थे जो उन्होंने अभी देखी थी। ड्यूरन ने अपनी विशेषता लाइटनिंग ऑरा का उपयोग करके अपनी गति बढ़ाई थी। ये अपेक्षित था, लेकिन लड़के द्वारा दिखाई गई गति फिर भी आश्चर्यजनक थी। वहीं दूसरी ओर लियो प्लाव पारंपरिक अर्थों में काफी धीमा था, लेकिन ऑरा को नियंत्रित करने में कहीं अधिक कुशल था। उसने अपने पैरों में फायर ऑरा को एकत्रित और केंद्रित किया ताकि स्वयं को आगे उछाल सके। इस प्रक्रिया में उसने एक अत्यंत शक्तिशाली ऑरा स्टेप तैयार किया। ये एक साधारण सिद्धांत का त्रुटिहीन उपयोग था। खेल भावना दिखाते हुए लियो ड्यूरन के पास गया और उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा कि ये एक अच्छा मुकाबला था। उसने ये भी स्वीकार किया कि यदि ये लंबी दूरी की दौड़ होती तो परिणाम अलग हो सकते थे। अपनी हार से अभी भी नाराज ड्यूरन ने उसका हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और उसे कंधे से धक्का देकर आगे बढ़ गया। प्रोफेसर को पूरा विश्वास हो गया कि उनके वर्तमान शिष्यों की पीढ़ी में शायद एक बार फिर कोई महान हीरो जन्म लेने वाला है। जैसे ही लियो अपने दोस्तों के पास पहुंचा, चेल्सी ने तुरंत उसकी प्रशंसा शुरू कर दी। उसे वो इतना शानदार लगा कि उसने उसके साथ प्रशिक्षण लेने की इच्छा भी व्यक्त कर दी। कार ने सेलिया से पूछा कि चेल्सी लियो में इतनी रुचि क्यों ले रही है और उसमें क्यों नहीं, जबकि इसका उत्तर बिल्कुल स्पष्ट था। चूंकि कक्षा समाप्त हो चुकी थी, कार ने सभी को कैफे चलने का निमंत्रण दिया और यहाँ तक कि सबका खर्च उठाने की भी पेशकश की। लियो ने क्षमा मांगी क्योंकि वो उनके साथ समय बिताने नहीं जा सकता था। बिना कुछ और कहे वो चुपचाप अपने समूह से दूर चला गया। जब उससे पूछा गया कि वो कहाँ जा रहा है, तो उसने केवल इतना उत्तर दिया कि वो समनिंग क्लासेस सुनने जा रहा है। उसके मित्र ये सुनकर उलझन में पड़ गए कि एक नाइट छात्र समनिंग क्लास में क्यों बैठेगा। हमेशा की तरह कारण हमेशा की तरह शोध से जुड़ा था। अभी भी एक बात थी जिसे लियो समझ नहीं पा रहा था। फेरी किंग ने उसे इनाम के रूप में वो प्लेज क्यों दिया? जहाँ तक वो जानता है, हीरोज वर्ल्ड के इनाम उस दुनिया के मालिक की शक्ति से जुड़े होते हैं। उसे जो इनाम मिला है वो देखने में समनिंग से संबंधित लगता है, लेकिन प्रोफेसर अल्बी एक शुद्ध मैजिशियन है, समन नहीं। उस तर्क के अनुसार लियो को मैजिक से जुड़ी कोई क्षमता मिलनी चाहिए थी। इसके अलावा किसी फेरी से संपर्क करने के लिए फेरीलैंड जाना आवश्यक होता है। इसलिए उसे जो इनाम मिला है वो फिलहाल उसके किसी काम का नहीं है। जब लियो समनिंग क्लासेस के स्थान पर इंतजार कर रहा था,
तभी एक परिचित आवाज ने उससे पूछा कि क्या वह भी समनिंग का छात्र है। वो ईस्टर्न रीजन की कप्तान और टॉप स्कोरर चेन शिया निकली। उस दूसरे कप्तान के विपरीत जिससे उसने अभी दौड़ लगाई थी, ये लड़की विनम्र, प्रसन्नचित्त और दयालु थी। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया और उसने जोर देकर कहा कि अब से वो उसे सिर्फ शिया कहकर बुलाए। उसे पूरा विश्वास था कि लियो नाइट डिवीजन का छात्र है, इसलिए उसका समनिंग में भी रुचि रखना उसके लिए काफी अप्रत्याशित था। लियो ने कहा कि उसे केवल स्पिरिचुअलिज्म में रुचि है। यदि ऐसा है तो वे दोनों आगे कई कक्षाओं में अक्सर मिलेंगे। जब उससे पूछा गया कि उसने किस स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो शिया ने हवा में से एक सुंदर वाटर स्प्राइट को बुला लिया। दुर्भाग्यवश लियो ने अभी तक एक भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था। हमेशा की तरह दयालु शिया ने कहा कि यदि उसे कभी स्पिरिट समनिंग में मदद की आवश्यकता हो तो वो बेझिझक उससे संपर्क कर सकता है। लियो ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मदद और संबंधों को ठुकरा दे। फिर उसने एक गलती कर दी और एक लड़की से उसकी उम्र पूछ ली। शिया मुस्कुराई और बोली कि वो 17 वर्ष की है। वो ये भी जानती थी कि लियो उससे छोटा है और उसकी उम्र केवल 15 वर्ष है। लियो मन ही मन सोच रहा था कि शिया कितनी कम उम्र की दिखाई देती है। वो तो चेल्सी से भी छोटी लगती थी। शिया ने उसके उस छोटे से विराम को नोटिस कर लिया और पूछा कि क्या वह कुछ असभ्य सोच रहा था, जिसे लियो ने तुरंत नकार दिया। खैर, वो केवल उससे ये कहने आई थी कि ड्यूरन के खिलाफ उसकी दौड़ ने उसे बेहद प्रभावित किया है। वो वास्तव में उस समय दर्शकों में मौजूद थी। ट्रैक पर उसके धधकते हुए आगे बढ़ने का दृश्य उसके मन में अंकित हो गया था। दृढ़ निश्चय के साथ उसने उससे कहा कि वो किसी दिन उसकी चुनौती स्वीकार करे। लियो मुस्कुराया और पीछे नहीं हटा। इतने सारे विचित्र स्वभाव वाले लोगों से मिलने के बाद आखिरकार किसी सामान्य व्यक्ति से मिलना अच्छा लगा। इसी के साथ समनिंग डिवीजन की एक्सप्लोरेटरी क्लास आधिकारिक रूप से शुरू हो गई। शुरुआत से ही उनकी कक्षा का स्थान असामान्य था। किसी कक्षा कक्ष के बजाय वे खुले मैदान में थे। वहाँ कुछ उल्लेखनीय व्यक्ति भी मौजूद थे। इन दोनों के चेहरे और सफेद बाल थे, इसलिए वे अतिरिक्त पात्रों के बजाय वास्तविक पात्र लग रहे थे। लियो ने चारों ओर नजर दौड़ाई और देखा कि बहुत कम छात्र वहां एकत्र हुए थे। उसे पहले से ही ऐसी उम्मीद थी। आखिर समनिंग कोई लोकप्रिय विकल्प नहीं था। जैसे ही वो सोच रहा था कि कक्षा बाहर क्यों आयोजित की जा रही है, उत्तर आसमान से उतर आया। एक विशाल शल्कयुक्त शरीर और सूर्य को ढक देने वाले पंखों वाला प्राणी छात्रों के सिरों के ऊपर से उड़ता हुआ निकला। वो प्राणी जमीन पर उतरा और अपनी भयावह आकृति सभी को दिखा दी। वो एक ब्लैक वाइवर्न था। कुछ छात्रों की इच्छा शक्ति इतनी कमजोर थी कि उस दानव को देखते ही उनके घुटनों से ताकत निकल गई। तब वाइवर्न की पीठ पर सवार महिला मुस्कुराई और बोली कि उसका वाइवर्न इस कक्षा को पसंद करता हुआ प्रतीत हो रहा है। वो अपने माउंट से कूदकर नीचे उतरी और अपना परिचय यूरा मेरिन के रूप में दिया, जो समनिंग की शिक्षिका है और पूरे शैक्षणिक वर्ष तक नए छात्रों को पढ़ाएंगी। यूरा अपनी लंबी सफेद बालों, सुदृढ़ शरीर और आकर्षक विशेषताओं के कारण अत्यंत सुंदर थी। हार्मोन से भरे छात्र तो इस समय स्वयं अपनी शिक्षिका के सम्मन बन जाना चाहते थे। लियो ने सोचा कि यदि परवी डुएनो यहाँ होता तो लूना और लेसिना से अलग प्रकार के आकर्षण वाली इस महिला को देखकर उसका दिमाग ही घूम जाता। निश्चित रूप से उसे और अधिक कल्चर्ड आर्ट बनाने की प्रेरणा मिलती। सीधे विषय पर आते हुए मिस यूरा ने अपने नए छात्रों को संबोधित किया। इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में उनका होना इस बात का प्रमाण है कि उनमें इस क्षेत्र में कुछ प्रतिभा अवश्य है। नए छात्रों ने सकारात्मक उत्तर दिया। मिस यूरा को उनका आत्मविश्वास पसंद आया, इसलिए उन्होंने घोषणा की कि वे तुरंत अभ्यास क्षेत्र की ओर बढ़ेंगे। उन्होंने प्रथम वर्ष की समनिंग क्लास के एसोसिएट प्रोफेसर कार्लो को बुलाया और कहा कि वो ग्रिफिन्स को बाहर लेकर आए। मिस यूरा ने समझाया कि वे दो लोगों के समूह में सवारी करेंगे। उनके पास पर्याप्त ग्रिफिन है ताकि सभी छात्र उन पर सवार हो सकें। समस्या ये थी कि इतने नाजुक स्वभाव वाले प्राणी जैसे ग्रिफिन को संभालने का ये सभी का पहला अनुभव था। जैसे ही किसी ने शिकायत की, मिस यूरा की आंखें कठोर हो गई और उन्होंने पूछा कि क्या वे उनका पाठ सुनना चाहते हैं या नहीं। अपने ब्लैक वाइवर्न की पीठ पर छलांग लगाकर उन्होंने घोषणा की कि जो लोग सोचते हैं कि वे ग्रिफिन की सवारी नहीं कर सकते, वे बस छोड़ दें और वापस चले जाएं। उनका शल्कयुक्त दानव भी उनकी तीव्रता को दर्शा रहा था। उसने गर्जना की और अपने पंख फड़फड़ाए, फिर उड़ान भरते हुए
अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया। जबकि सभी छात्र हिल गए थे, एक अकेला छात्र गर्व से खड़ा रहा और बिल्कुल विचलित नहीं हुआ। एसोसिएट प्रोफेसर कार्लो ने हल्के स्वर में हस्तक्षेप करते हुए बच्चों से कहा कि वे जल्दी करें और प्रोफेसर का अनुसरण करें। शुरुआती डर और अनिश्चितता से उबरने के बाद अधिकांश छात्रों को पता चला कि ग्रिफिन उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक शांत स्वभाव के थे। हालांकि इनमें से कुछ 4 पैरों वाले पक्षियों को संभालना काफी कठिन था। ये पूरी तरह किस्मत की बात थी। इस गतिविधि के लिए लियो और शिया एक जोड़ी बने। उसने विनम्रता से पूछा कि क्या वो लगाम पकड़ सकती है, और लियो ने खुशी खुशी उसे ये जिम्मेदारी दे दी। इसके बाद छात्र 2-2 की टोली में जमीन से ऊपर उठने लगे। जो लोग जल्दी अभ्यस्त हो गए वे प्रोफेसर की गति तक पहुंच गए और समुद्र को पार करते हुए आकाश के रास्ते आगे बढ़ने लगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पहले ही दिन उन्हें ग्रिफिन की सवारी जैसी साहसिक गतिविधि करने दी जाएगी। ल्यूमिना के उत्कृष्ट कार्यक्रमों के अनुरूप ग्रिफिनों को लेकर सबकी घबराहट लगभग समाप्त हो गई। कुछ छात्र तो इस बात पर भी बहस कर रहे थे कि लगाम कौन पकड़ेगा। शिया और लियो आकाश में आसानी से उड़ रहे थे, जहां शिया चालक की भूमिका निभा रही थी। वो थोड़ी चिंतित थी, लेकिन उन्हें जो ग्रिफिन मिला था वो वास्तव में बहुत शांत था। फिर भी सावधानी बरतना आवश्यक था। पहली बार सवारी करने वालों के लिए ग्रिफिन को नियंत्रित करना कठिन होता है। जब मिस यूरा ने देखा कि सब कुछ ठीक चल रहा है तो उन्होंने माहौल बदलने का फैसला किया और एक सीटी निकाल ली। उन्होंने पूरी ताकत से उसे बजाया, जिससे ऐसी ध्वनि निकली जिसे केवल ग्रिफे ही सुन सकते थे। जैसे ही उन 4 पैरों वाले पक्षियों ने वो धुन सुनी, मानो उनके भीतर कुछ आदिम जाग उठा हो। उनकी प्रवृत्तियां पूरी तरह उभर आई और सभी पक्षी अनियंत्रित व्यवहार करने लगे। कमजोर इच्छा शक्ति वाले छात्र मदद के लिए प्रोफेसर की ओर देखने लगे, ये जाने बिना कि जानवरों के नियंत्रण से बाहर होने का कारण वही थी। मिस यूरा का मानना था कि जो छात्र एक बेकाबू ग्रिफिन को भी नहीं संभाल सकते, उन्हें स्वयं को ल्यूमिना अकादमी का छात्र नहीं कहना चाहिए। यहाँ तक कि शिया जैसी अपेक्षाकृत अनुभवी युवा समनर भी अपने पक्षी को संभालने में संघर्ष कर रही थी। जब वो लगाम के सहारे उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी, तब लियो ने उसका हाथ और कमर पकड़कर उसकी स्थिति को स्थिर किया। उसने उसे चेतावनी दी कि ग्रिफिन अत्यंत गर्वीले प्राणी होते हैं। उन्हें बलपूर्वक नियंत्रित करने की कोशिश केवल उन्हें और अधिक उग्र बना देगी। उसका स्पर्श बहुत सावधान और सहज था। लियो ने उसकी उंगलियों को सूक्ष्म तरीके से निर्देशित करते हुए उस बेकाबू प्राणी को नियंत्रित रखा। पीछे से नियंत्रण संभालते हुए उसने तरीका बदला और ग्रिफिन को पहले से भी अधिक तेज गति से उड़ाया। वे इतने तेज और स्थिर गति से आगे बढ़े कि अंततः प्रोफेसर और उनके सहायक को भी पीछे छोड़ दिया। मिस यूरा ने उस प्राणी पर उसके नियंत्रण की प्रशंसा की। उन्होंने कार्लो की ओर मुड़कर पुष्टि की कि क्या प्रथम वर्ष का प्रतिनिधि वास्तव में नाइट मेजर का छात्र है। रिकॉर्ड के अनुसार ऐसा ही था। वो इतनी कुशलता से सवारी कर रहा था कि उन्हें आश्चर्य हुआ कि कहीं उसके घर पर निजी ग्रिफिन तो नहीं है। हालांकि कार्लो के रिकॉर्ड के अनुसार लियो किसी ऐसे कुलीन परिवार से नहीं था जो ऐसा प्राणी रख सके। इसका अर्थ ये हुआ कि वो केवल अपनी प्रतिभा के बल पर ऐसा कर रहा था। कक्षा अभी प्रारंभिक चरण में थी, लेकिन मिस यूरा को आशा होने लगी कि शायद उन्हें एक छिपा हुआ रत्न मिल गया है। उस हवाई अव्यवस्था के बाद सभी छात्र अंततः समन्स आइलैंड पहुंच गए, जो सभी समनिंग मेजर्स का अभ्यास स्थल था। इतनी उथल पुथल भरी यात्रा के बाद कई छात्र समुद्र तट पर उल्टियां कर रहे थे। दूसरी ओर लियो उपयुक्त फल की तलाश में सफेद रेतीले समुद्र तट पर घूम रहा था। जब उसे सही आकार और पकाव वाला फल मिला तो उसे तोड़ने के लिए उसने हाथ बढ़ाया और तभी उसे एक जला हुआ पंख दिखाई दिया। उसके मन में अनेक संभावनाएं दौड़ने लगी, लेकिन फिलहाल उसने उन्हें अपने तक ही रखा। पका हुआ फल लेने के बाद उसने सुरक्षित रूप से द्वीप तक पहुंचाने के लिए आभार स्वरूप उसे ग्रिफिन को खिला दिया। जब सभी छात्र एकत्र हो गए तो मिस यूरा ने सभी को इकट्ठा होने के लिए बुलाया। अब वे पहले ही दिन एक व्यावहारिक परीक्षा देने वाले थे। कुछ छात्र तो केवल एक्सप्लोरेटरी क्लास देखने आए थे, लेकिन अब उन्हें अचानक एक परीक्षा का सामना करना पड़ रहा था। मिस यूरा ने समझाया कि अन्य 2 मेजर्स की तुलना में समनर्स को जिस मार्ग पर चलना पड़ता है वो कहीं अधिक लंबा होता है। ये बात सभी को पहले से पता होनी चाहिए। समनिंग के लिए केवल मना पर नियंत्रण होना पर्याप्त नहीं है। किसी उपयुक्त स्पिरिट के साथ सही कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए
उचित स्पिरिट एफिनिटी की आवश्यकता होती है। अपने समन्स को कुशलता से नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त टेमिंग एबिलिटी भी जरूरी है। ये मार्ग कठिन और जटिल है। यही कारण है कि समनर हीरोज की संख्या अन्य दो पारंपरिक वर्गों की तुलना में बहुत कम है। हालांकि अन्य हीरोज की तुलना में जो समनर्स शीर्ष तक पहुंचते हैं वे अधिकांश लोगों से कहीं अधिक उपलब्धियां हासिल करते हैं। महान समनर्स ने इतिहास में अपने नाम गहराई से अंकित किए हैं। यही समनर बनने का आकर्षण है। यहाँ मौजूद हर छात्र स्वयं भी ऐसा ही एक महान व्यक्तित्व बनना चाहता है। उत्तर के प्रसिद्ध समनर हीरो परिवार हर्जन क्लैन की एलाइजा हर्गेन आगे बढ़ी और प्रोफेसर से पूछा कि उन्हें किस प्रकार की परीक्षा का सामना करना होगा। मिस यूरा ने समझाया कि जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आइलैंड ऑफ समन्स विभिन्न जानवरों और स्पिरिट से भरा हुआ है। चूंकि समन को समनर्स के लिए एक प्रकार का हथियार माना जाता है, इसलिए ये परीक्षा प्रत्येक छात्र की टेमिंग एबिलिटी की जांच करेगी। इसे ध्यान में रखते हुए परीक्षा का विषय सरल है। उन्हें जंगल में जाकर किसी समन को टेम करना होगा और उसे वापस समुद्र तट पर लाना होगा। टेमिंग और कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद वे उस समन को अपने पास रख सकते हैं। ये सुनते ही छात्र खुशी से झूम उठे। हर दिन उन्हें अपना स्वयं का बीस टेम करने का अवसर नहीं मिलता, जबकि बाकी सभी छात्र उत्साह के साथ अपने नए साथी की तलाश में जंगल की ओर दौड़ पड़े। लियो शांतिपूर्वक जंगल में प्रवेश कर गया। आश्चर्यजनक रूप से एलाइजा भी प्रवेश द्वार से उसका पीछा करती हुई आई। ड्यूरन पर उसकी जीत की खबर बहुत तेजी से फैल चुकी थी। उसे समनर क्लास में देखकर वो उससे बात किए बिना नहीं रह सकी। कक्षा के अन्य प्रमुख छात्रों ने भी इस बातचीत पर ध्यान दिया। लियो ने एलाइजा की बात को साधारण ढंग से टालते हुए कहा कि वो केवल अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। उसे ऐसे नजरअंदाज किया जाना मानो वो कोई सामान्य व्यक्ति हो। एलाइजा को क्रोधित कर गया। दूर से अपने छात्रों को देख रही मिस यूरा पहले ही अपनी प्रथम वर्ष की कक्षा के प्रमुख छात्रों को पहचान चुकी थी। कुछ मिनट बाद कई छात्रों ने अपने चुने हुए बीस्ट्स को टेम करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। हालांकि उनमें से किसी ने भी लियो का ध्यान आकर्षित नहीं किया। कुछ छात्रों ने देखा कि नया प्रतिनिधि जंगल के भीतर कुछ अधिक ही गहराई तक जा रहा है। कुछ लोग उसकी असफलता की कामना कर रहे थे, ये सोचकर कि वो कोई समन टेम नहीं कर पाएगा, 0 अंक प्राप्त करेगा और फिर वापस एक साधारण नाइट मेजर बनकर रह जाएगा। इस सारे शोर शराबे से बेपरवाह लियो उस निशान का पीछा करता रहा जितना गहराई तक वो जा सकता था। उसका मार्गदर्शक वही पंख था जिसे उसने पहले संतरे के पेड़ के पास देखा था। कुछ मिनट पहले उसका सिरा बुरी तरह जला हुआ था, लेकिन अब वो फिर से बिल्कुल सही स्थिति में था। जंगल के बीच उसे एक खुला स्थान मिला और ये सुनिश्चित करने के बाद कि कोई उसे बाधित नहीं करेगा, उसने अपने भीतर मौजूद जर्डिंगर फायर को बुलाया और उस पंख को जलाकर राख कर दिया। पीछे से आती हुई तीव्र गर्मी को महसूस करते ही उसकी शंकाएं सत्य सिद्ध हो गई। दूसरी और लियो के गृह नगर में अब जीवन कुछ शांत हो गया था, क्योंकि वो घर छोड़कर अकादमी जा चुका था। रीना बाहर घिबली मूवी जैसी गुणवत्ता वाला भोजन बना रही थी। फिर भी वो अपने छोटे बेटे को लेकर चिंतित थी। तकनीकी रूप से ये उसका स्कूल का पहला दिन था, इसलिए शायद इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। यदि रीना देख पाती कि उसका बेटा किस परिस्थिति में फंसा हुआ है तो उसे समझ आ जाता कि उसकी चिंता बिल्कुल उचित थी। उसने स्वयं को समझाने की कोशिश की कि लियो ठीक रहेगा, वो एक मजबूत लड़का है। वही दूसरी और वही लड़का ऐसी गर्मी में घिरा हुआ था जिसकी कल्पना करना भी कठिन था। वो 3 महान समन्स में से एक पौराणिक फीनिक्स की अग्नि से घिरा हुआ था। लपटों पर अधिकार रखने वाली आवाज के साथ फीनिक्स ये देखकर भ्रमित था कि एक साधारण बालक जर्डिंगर की अग्नि का उपयोग कर रहा है। ये पौराणिक प्राणी केवल रीना की अग्नि की गंध महसूस करके वहां प्रकट हुआ था। अपनी माँ का नाम सुनकर लियो ने फीनिक्स से पूछा कि वह उसकी माँ को कैसे जानता है। ऐसा लगता है कि फीनिक्स ठीक समय पर प्रकट हुआ था। आश्चर्यजनक रूप से ये पौराणिक प्राणी लियो की माँ से परिचित था। उसने कहा कि वो रीना का बहुत बड़ा ऋणी है। ये फरीना थी, 3 रहस्यमयी समन्स में से एक दुर्लभ फीनिक्स। उसने औपचारिक रूप से अपना परिचय दिया और रीना के रक्त से जुड़े होने के कारण लियो को उचित सम्मान प्रदान किया। लियो प्लाव ने भी सम्मान पूर्वक अपना परिचय दिया और फरीना से अपनी माँ के साथ उसके संबंध के बारे में विस्तार से बताने को कहा। फीनिक्स ने स्वीकार किया कि लियो की माँ ने फरीना की समनर एलेन लुंडा की जान बचाई थी। ये नाम सुनकर लियो चौंक गया। एलेन लुंडा एक वास्तविक हीरो है।
ये घटना तब हुई थी जब एलेन सायरन में एक डंजन को साफ कर रही थी। उस समय वो अपने सभी साथियों को खो चुकी थी और स्वयं अपनी जान भी गंवाने के खतरे में थी। तभी रीना जर्डिंगर उसे बचाने के लिए पहुंची। वो एक सम्मानित नाइट थी, लेकिन हीरो को बचाने की प्रक्रिया में रीना ने अपनी प्रज्वलित ऑरा खो दी। यदि वो घटना न हुई होती तो रीना निश्चित रूप से हीरोज की प्रतिष्ठित श्रेणी तक पहुंच जाती। ये पूरी कहानी लियो पहली बार सुन रहा था, लेकिन उसकी माँ हमेशा कहती थी कि उस दिन जो उसने किया उसके लिए उसे कभी पछतावा नहीं हुआ। फरीना हंसी क्योंकि वो जानती थी कि रीना वास्तव में ऐसी ही नाइट थी। विषय बदलते हुए लियो ने पूछा कि एक पौराणिक फीनिक्स आखिर ल्यूमेन में क्या कर रही है। दुर्भाग्यवश वो इसका कारण नहीं बता सकती थी। फरीना भी इस बात से हैरान थी कि एक युवा नाइट आखिर आइलैंड ऑफ समन्स पर क्या कर रहा है। जब लियो ने बताया कि वो भी समनिंग की पढ़ाई कर रहा है तो फरीना ने उसे ध्यान से देखना शुरू किया। उसके भीतर मौजूद अत्यंत समृद्ध ऑरा को देखकर, जो किसी बच्चे के लिए असामान्य थी, फरीना जोर से हंस पड़ी और उनकी मुलाकात को भाग्य का खेल बताया। अब वो आखिरकार लियो की माँ का ऋण चुका सकती थी। फरीना ने लियो से अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसकी लौ को पकड़ने के लिए कहा। वो अग्नि उसकी हथेली के चारों ओर नाचने लगी और अंततः एक अंडे का रूप ले लिया। उसके भीतर एक फीनिक्स का बच्चा था। फरीना को आशा थी कि एक दिन जब लियो एक महान समनर बनेगा तब वो उसके बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यद्यपि उस अंडे को किसी और समनर के लिए निर्धारित किया गया था, फिर भी फरीना लियो को ही चुनना पसंद करती थी। जब युवक ने पूछा कि क्या वो अभी अंडे को हैच कर सकता है तो फीनिक्स आश्चर्य से लगभग गिर ही पड़ी। इससे पहले कि वो उसे प्रक्रिया शुरू करने से रोक पाती, उसके शरीर के चारों ओर एक अग्निमय प्रकाश प्रकट हो चुका था। फरीना ने उसे चेतावनी देने की कोशिश की कि ऐसा करने का ये बहुत जल्दी समय है। यदि कुछ गलत हुआ तो वो अपनी जान भी गंवा सकता है। अडिग एकाग्रता के साथ लियो उस बिंदु तक पहुंच चुका था जहां से वापस लौटना संभव नहीं था। फरीना को स्वीकार करना पड़ा कि असंभव को चुनौती देने की उसकी ये प्रवृत्ति उसे अपनी माँ से विरासत में मिली है। अब वो केवल उसके लिए शुभकामनाएं ही दे सकती थी। अंडे को हैच करने की प्रक्रिया में ऐसा लग रहा था मानो संसार में केवल वह और उसके भीतर की अग्नि ही मौजूद हो। लियो उस सुंदर लौ से मोहित होकर अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाता है। जैसे ही उसकी हथेली उस छोटी सी आग को छूती है, वो एक अनियंत्रित अग्नि ज्वाला में बदल जाती है। लियो घबरा जाता है और अपना हाथ पीछे खींच लेता है। गर्मी इतनी बढ़ने लगती है कि सांस लेना भी कठिन हो जाता है। यही फीनिक्स फ्लेम की वास्तविक शक्ति थी। ये परीक्षा मानो उसे ये अनुभव कराने का एक तरीका थी कि ये पौराणिक प्राणी स्वयं क्या सहता है। अपनी शक्तिशाली अग्नि उत्पन्न करने के लिए फीनिक्स को प्रतिदिन असह्य पीड़ा झेलनी पड़ती है। वे अनंत काल तक जलते हुए शरीर के साथ जीते हैं, जबकि उनका शरीर लगातार अत्यधिक गति से पुनर्जीवित भी होता रहता है। अब लियो उनकी पीड़ा को थोड़ा बहुत समझ सकता था, इसलिए उसने दर्द से लड़ना बंद कर दिया और उस अग्नि को स्वीकार कर लिया। वो आग उसे पूरी तरह निगल गई और वो फीनिक्स की पीड़ा में सहभागी बन गया। ज्वालाएं अपने चरम पर पहुंच गई और उसके पूरे शरीर के चारों ओर उग्र रूप से फैलने लगी। तभी उसके हाथ में मौजूद अंडा टूटने और चटकने लगा। लियो ने अपनी आंखें खोली। पीड़ा की एक नई समझ और स्वीकार्यता उसकी आत्मा पर अंकित हो चुकी थी। जो अग्नि उसके शरीर को जला रही थी, वो धीरे धीरे एकत्रित होकर अंडे के चारों ओर सिमटने लगी और हैचिंग की प्रक्रिया को काफी तेज कर दिया। फरीना ने उत्सुकता से पूछा कि क्या वो सफल हो गया, और लियो ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया कि हाँ। वो मुस्कुराई और इतने असाधारण कार्य को पूरा करने के लिए उसे एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति घोषित कर दिया। यदि कोई फीनिक्स तुमसे कहे कि तुम दुनिया के सबसे महान समनर बनोगे, तो उस पर विश्वास करना ही बेहतर है। अंडा पूरी तरह हैच होने से पहले ही फरीना उसे सफल कॉन्ट्रैक्ट के लिए बधाई दे रही थी। अंडे के छिलके जलकर राख बन गए और उनके स्थान पर एक बेहद छोटी और प्यारी चूजे जैसी बच्ची रह गई, जिसका नाम फियोरा था। फरीना इतनी उत्साहित हो गई कि उसने अपना मानव रूप धारण कर लिया और अपने बच्चे को लियो को सौंप दिया। देखने में फियोरा एक साधारण लाल रंग की छोटी चूजिया जैसी लगती थी, हालांकि वो बेहद प्यारी थी। दोपहर तक अधिकांश छात्र वापस समुद्र तट पर लौट चुके थे। उनमें से लगभग सभी ऐसे हानिरहित समन्स लेकर आए थे जो जंगल के बाहरी क्षेत्रों में आसानी से मिल जाते हैं।